chapter Companies Act 2013. This chapter is a very simple chapter as well as important chapter for your exams. एग्जाम्स के लिए इससे 13 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 13 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, 7 मार्क्स का थ्योरी और 6 मार्क्स का केस स्टडी। ये चैप्टर में अगर आप नोटिस करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी सिंगल लाइन विच इज शेडेड। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा चैप्टर के अंदर में कहीं कोई शेड नहीं किया हुआ। एक बार पलट कर देखिए, कहीं पर शेड है क्या? क्योंकि मेरे को पूरा शेड करना था तो मैंने बोला पूरा शेड करेंगे, इससे अच्छा है बता दूं खाली कि शेड नहीं किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि पूरा शेड किया हुआ है। शेड और अनशेड का मतलब तुम लोग को बताया हुआ है मैंने लॉ में, क्या मतलब होता है बताओ ना। शेडेड पार्ट को याद करना पड़ता है और अनशेडेड पार्ट को समझना पड़ता है। पर इस चैप्टर में कंटेंट काफी कम है। मैंने कहा कंटेंट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस, बट उसके हिसाब से मार्क्स काफी ज्यादा है, कंसेप्ट काफी ज्यादा है। इस चैप्टर में मार्क्स काफी ज्यादा है और कंटेंट काफी कम है। इजी चैप्टर, ये इजी, बहुत ही आसान चैप्टर है, समझने का चैप्टर, रियल लाइफ से कनेक्टेड चैप्टर है। इंटर में भी काम आएगा, प्लस सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल में भी काम आएगा। फाइनल में नहीं, कहां पर? सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। ये तो तुम लोग जानते हो ना, फाउंडेशन, इंटर, फिर सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल और इवन फाइनल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी बोलकर एक सब्जेक्ट है, उसमें भी। मतलब ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स है कंपनीज एक्ट के, जो कि आपको जिंदगी भर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई शेड नहीं है, इसका मतलब क्या? पूरा याद करना है। परंतु इसको देखकर घबराइए मत कि पूरा याद करना बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। पहले आप इस चीज को मैंने जो बोला वो लिख लो कि इसमें पूरा शेडेड है, मतलब कंटेंट बहुत कम है, पूरा ही याद करना है। अरे समझ गए ना? हाँ, जहां जहां पर हल्का फुल्का इलस्ट्रेशन हो वहां पर भले ही नहीं, पर वैसा इलस्ट्रेशन है ही नहीं, नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर मतलब है ही नहीं, और जो है उससे केस स्टडी बनता है। तो अल्टीमेटली इसीलिए मैंने देखा कि शेड करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा शेड नहीं किया। पूरा याद करना है, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनिए, ये लॉ कंपनीज एक्ट 2013 के पहले एक लॉ था, कंपनीज एक्ट 1956। जानते हो ना कौन सा लॉ था? कंपनीज एक्ट 1956। उस लॉ के अंदर में बहुत सारे रिडंडेंट फालतू सेक्शंस थे, जो समय के साथ, वो 1956 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 में। परंतु समय के साथ साथ उसमें कई सारी चीजें आउटडेटेड हो गई, यूजलेस हो गई, हटा दी गई, डिलीट कर दी गई। और लॉ के अंदर में 650 से ऊपर सेक्शंस हुआ करते थे, उसमें काफी सारे सेक्शंस बेकार हो गए थे। तो 2013 में एक नया लॉ बना और उस लॉ के अंदर में लॉ को कंसाइज किया गया। काफी जो बेकार चीजें हैं वो हटा दी गई, जो रिपीटेटिव चीजें हैं वो हटा दी गई, और उनको कंसाइज सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया गया, प्रोविजंस को इजी किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लायंसेस को बढ़ाया गया, फाइन्स को बढ़ाया गया। मतलब फाइन्स को 10 गुना 20 गुना तक कर दिया गया। जहां जहां पर फाइन 1000 2000 हुआ करते थे, उसको सीधा 20,000 30,000 ऐसे फाइन कर दिया गया। कंप्लायंसेस को स्ट्रिक्ट किया गया, और साथ ही साथ एक पर्सन होता है विसल ब्लोअर। क्या होता है उसका नाम? आवाज नहीं आया? विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है? सीटी बजाए। क्या बोला सर आपने? सीटी बजाए। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है कि कंपनी में अगर कुछ घपला चल रहा है तो उस घपले को सामने लाया गया। जैसे वॉचमैन क्या करता है, अगर कहीं कॉलोनी में चोरी चल रहा है, कोई सस्पेक्टेड एक्शन चल रहा है कि ये सस्पिशियस है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो वो सीटी बजाएगा ताकि वो या तो भाग जाएंगे या फिर लोग आ जाएंगे, हाँ देखो ये गड़बड़ हो रहा है। तो उसी पर्सन को बोलते हैं विसल ब्लोअर। क्या बोलते हैं? सीटी बजाने वाला। तो विसल ब्लोअर के अंदर में मान लो एक कंपनी में कुछ घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है, तो वहां पर कोई इंप्लॉय जो है वो उसके बारे में सरकार को बताना चाहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना चाहता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना चाहता है, कोर्ट को बताना चाहता है, पुलिस को हेल्प करना चाहता है।
तो उसके चलते हो सकता है उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट में जो मालिक है वो एक्शन ले ले कि भाई तुमने हमारी सच्चाई, हम लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, तुम हमारी सच्चाई सरकार को बता रहे हो, तो तुमको एक काम करें, निकाल देते हैं, तुमको एक काम करते हैं, फिजिकली हैरेस करते हैं, तुम्हारा चाय बंद कर देते हैं, तुम्हारा केबिन का एसी बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तुमको नौकरी से नहीं निकाल सकेंगे पर तुमको हैरेस करेंगे। तो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ में काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए जो कि बाद में तुम लोग पढ़ते हो, इंटर के भी बाद सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल में पढ़ते हो, लेवल 3 में पढ़ते हो, समझ गए। और साथ ही साथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब जो छोटे मोटे शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स सिंप्लीफाई किए गए, अच्छे किए गए। जहां पर एक कंपनी का मान लो प्रमोटर है, मान लो मुकेश अंबानी, अपना मनमानी नहीं कर सके, अगर करता है कोई बात नहीं, करो, जो डिसीजन लेना है उसी को लेना है, परंतु पॉइंट ये है कि उसके चलते ऐसा नहीं हो कि जो मेजर शेयर होल्डर, बड़ा शेयर होल्डर उसको फायदा हो और जो छोटा शेयर होल्डर उसको नुकसान हो। ये छोटे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या बोला सर आपने, छोटे शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। तो ये नया लॉ बना कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2000, एक बार फिर से बोलो, इस लॉ का नाम क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। तुमने देखा होगा आजादी के बाद के जो लॉ है में इंडियन वर्ड नहीं है, पर आजादी के पहले के लॉ के अंदर में इंडियन वर्ड है। क्यों वर्ड है, कारण बताओ ना। आजादी के पहले जो लॉ पास होते थे वो कौन पास करता था, अंग्रेज, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में पास करते थे, और इंग्लैंड में उनका पार्लियामेंट में नहीं पास होता था, वो लोग ब्रिटिश लॉ बना देते थे और उसके बाद में एक टीम को दे देते हैं, चल ये जितना जहां पर हम लोग का राज चल रहा है वहां का लॉ छाप कर देते, खत्म। वो लोग का क्या काम रहता था, खाली टाइप कर दे, ब्रिटिश वर्ड हटाओ, इंडियन, ब्रिटिश, इंडियन, ब्रिटिश की जगह इंडियन, बस। तो वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास करती थी, तो वो लोग को लिखना पड़ता था इंडियन लॉ, पाकिस्तान नहीं था, इंडियन लॉ, श्रीलंकन लॉ, तुर्किश लॉ, चाइनीज लॉ, समझ पा रहे हो ना। परंतु जब आजादी के बाद जो पास हुआ वो तो यार हमारा ही लॉ है, तो उसमें इंडियन वर्ड लिखने का जरूरत है कि नहीं है, नहीं है। खैर चलो छोड़ो। तो ये कंपनीज एक्ट 1956 का ही नेक्स्ट लेवल है 2013, कंपनीज एक्ट 2013। पुराने लॉ में 1956 के लॉ में 650 सेक्शन से ज्यादा थे, पर इस लॉ में अप्रोक्सीमेटली 470 सेक्शंस है। कितने सेक्शन है बताओ ना, 470 सेक्शंस। एक बार फिर से बोलो कितने, 470, और 7 शेड्यूल्स, फिर से बोलो कितना, 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल्स का मतलब जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा शेड्यूल 3, अकाउंट्स में बनाते हो ना, अरे क्लास 11 में, क्लास 12 में शेड्यूल 3 में अकाउंट्स बनाते थे ना, अरे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, वो वैसे ही दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 3 में। कहां पर दिया हुआ है, शेड्यूल नंबर 3 में। अरे नहीं समझे क्या, शेड्यूल नंबर 1 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब दिए हुए, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है शेड्यूल 2 में, कुछ में डायरेक्टर्स का ड्यूटी, कुछ में मैनेजर का कमीशन, ये सब चीजों का अलग अलग शेड्यूल्स है। कुल मिलाकर कितने सेक्शंस, कितने शेड्यूल्स है, फटाफट नाम बताओ ना। 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। कितना चैप्टर्स, 29। नाउ दिस लॉ जब 2013 में पास हुआ, 2013 की बात कर रहा हूं मैं, जब ये लॉ उस समय पास हुआ 2013 में, उस समय भी ये लॉ अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। मतलब 2013 के अंदर में भी जब ये लॉ अप्लाई हुआ तो जम्मू कश्मीर में जो पार्लियामेंट था, जम्मू कश्मीर में जो, उसने बोला भैया हम लोग इंडिया का कंपनीज एक्ट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अलग से लॉ नहीं बनाते, इंडिया का कंपनीज एक्ट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, समझ गए ना। तो 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया, तो उसके बाद में तो ये लॉ अप्लाई हो गए ना। तो मेरे को बताओ, फटाफट बताओ, दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फिर से बोलो, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आज से 2019 के बाद से हुआ ये अप्लाई हुआ कि हमेशा से अप्लाई हो रहा है, हमेशा से। ये लॉ हमेशा से कहां पर अप्लाई होता था बताओ ना, दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब ये जो लॉ है
इस लॉ के अंदर में लॉ का नाम है द कंपनीज एक्ट। एक बार फिर से बोलो, द लॉ का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013। तो सर क्वेश्चन उठता है, ये कंपनीज क्या होता है? कंपनीज का मतलब असल में पुराने जमाने में जब कंपनीज 300-400 साल पहले, कंपनीज का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम होता है कॉम और पानिस, कम टुगेदर फॉर बिजनेस। क्या मतलब होता है उसका, बोलो ना? कम पानिस। क्या मतलब होता है इसका? कम टुगेदर फॉर बिजनेस। तो बिजनेस करने के लिए कुछ लोग मिलकर साथ में धंधा करते थे, कुछ लोग साथ में मिलकर व्यापार करते थे। वो लोगों ने वर्ड बना दिया कंपनीज। क्या वर्ड बना दिया? कंपनीज। परंतु कंपनीज एक्ट के अंदर में कंपनीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है? आराम से पहले सुनो। सर ये बीच में आपने स्किप कर दिया। नहीं, 2 मिनट के बाद बताऊंगा मैं। मेरे साथ साथ में कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन देखो जरा। सेक्शन 1 में क्या होता है पहले बताओ मेरे को जरा। सेक्शन 1 में क्या होता है? अरे आवाज नहीं आ रहा है। सेक्शन 1 में क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशंस। फिर से बोलो, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस। कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 220। सेक्शन 2 ब्रैकेट में जो 20 है वो क्या है? सब सेक्शन। फिर से बोलो, क्या है वो? सेक्शन के बाद क्या है? सब सेक्शन। क्लॉज नहीं है। क्या है ये? सब सेक्शन। 2 सब सेक्शन 20। 220 बोले क्या? कंपनी का डेफिनेशन क्या दिया हुआ? एक बार आराम से पढ़ो। कंपनी मीन्स बोल बोल कर बोलना। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एक बार डेफिनेशन पढ़ो कंपनी का, फटाफट से बोलो डेफिनेशन बोलना। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। एक बार बिना देखे डेफिनेशन मेरे साथ साथ में याद करो ना। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कोई भी कंपनी जो इस लॉ में बना, इस लॉ में रजिस्टर किया, मैंने कहा इस लॉ में बना, इस लॉ में रजिस्टर किया या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर किया, उस कंपनी को हम लोग यहां पर कंपनी मानते हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आया? इसका मतलब कोई भी कंपनी जो इस लॉ में बना या प्रीवियस कंपनी लॉ में बना उसी को कंपनी मानते हैं। जो कंपनी इस लॉ में नहीं बना उसको कंपनी नहीं मानते। कैन आई से दैट की फॉरेन कंपनी, कौन सा कंपनी? फॉरेन कंपनी जो इस लॉ में नहीं सेटअप किया गया उसको यहां पर कंपनी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अरे कंपनी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से बोलो, कंपनी मीन्स बोल बोल कर ना। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ गए ना? मतलब जो कंपनी इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट, कौन सा कंपनीज एक्ट? इस कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट तो खाली मैं बोल रहा हूं, इस लॉ में रजिस्टर हुआ उसी को कंपनी मानेंगे। जो कंपनी इस लॉ में रजिस्टर नहीं हुआ उसको कंपनी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसका मतलब फॉरेन कंपनी को कंपनी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मतलब क्या फॉरेन कंपनी इस लॉ में कवर्ड है कि नॉट कवर्ड? नॉट कवर्ड। इस लॉ में सिर्फ कौन सी कंपनी कवर्ड है पहले ये बताओ ना? इंडियन कंपनी। कौन सी कंपनी? कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया के इस लॉ में रजिस्टर किया गया वही कंपनी कवर्ड है। जो कंपनी भारत में नहीं बना, दूसरे देश में बना, वो कंपनी यहां पर कवर्ड है कि नहीं है? नहीं है। एम आई वेरी क्लियर? तो सर अब बात उठता है, सर उस तरह की कंपनी को क्या बोलते हैं जो इंडिया में नहीं बना पर इंडिया में व्यापार करता है, दूसरे देश में बना पर इंडिया में धंधा करता है, व्यापार करता है, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। एम आई क्लियर इन दिस? क्या वो फॉरेन कंपनीज आर कंपनीज अंडर दिस लॉ की नॉट कंपनीज? इस लॉ में उसको कंपनी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो अगर मान लो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन यूएसए, उसको इस लॉ में कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। परंतु अगर उसने अपना कोई सब्सिडरी इंडिया में खोल दिया, फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसको इंडियन कंपनी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। एम आई क्लियर इन दिस? माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन यूएसए, दैट इज कवर्ड अंडर दिस लॉ की नॉट कवर्ड? नॉट कवर्ड। पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। कोको कोला इनकॉर्पोरेशन यूएसए, बोलो कवर नहीं, क्योंकि वो इस लॉ में रजिस्टर नहीं है।
तो इन लोगों ने क्या किया, जो विदेशी कंपनियां हैं यहां पर व्यापार करती है, अगर अच्छा खासा व्यापार करती है तो इंडिया में एक सब्सिडरी खोल देती है। अभी सब्सिडरी क्या होता है बाद में बात करेंगे। वो सब्सिडरी यहां पर रजिस्टर करती है, यहां पर इनकॉर्पोरेट होती है, मतलब बनती है। इनकॉर्पोरेट होती है मतलब बनती है, रजिस्टर होती है, और तब जाकर इंडियन कंपनीज एक्ट उनको कवर करता है। समझ में आया कि नहीं? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हो, फेसबुक इंडिया हो, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक हो या गूगल हो, ये लोग सब लोग इंडिया में एक सब्सिडरी खोल लिए, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोको कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो कंपनीज इंडियन कंपनी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अरे माना इंडियन माना जाएगा कि विदेशी माना जाएगा? इंडियन। समझ गए ना? अब जैसे एक चीना कंपनी है शाओमी, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शाओमी बोलते हैं, Xiaomi बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी मत, उसको छोड़ो ना यार, इस 78 में छोड़ो ना, क्या बोलते हैं उससे क्या करना है। तो वो लोग क्या करेगा, वो चीना है परंतु इंडिया में आकर सब्सिडरी खोल लिया, Xiaomi इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलो छोड़ो। नाउ द क्वेश्चन इज, अब बताओ मेरे को, कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी के फॉरेन कंपनी, पहले ये बताओ ना। जो कंपनी भारत में रजिस्टर हुआ उसी को कंपनी माना जाएगा, जो कंपनी भारत में रजिस्टर नहीं हुआ फॉरेन कंपनी को, फॉरेन कंपनी को इस लॉ में कवर नहीं किया जाएगा। ये बात क्लियर है? अब आइए, ये लॉ कहां पर अप्लाई होता है? एप्लीकेबिलिटी। ये एप्लीकेबिलिटी पक्का 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 बोलो, कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन 1 में। कहां पर होता है? सेक्शन 1। सेक्शन 1 में लॉ का नाम होता है, डेट कब से अप्लाई हुआ, कब पास हुआ, कब से अप्लाई हुआ, कहां कहां पर अप्लाई होगा, किन किन केस में अप्लाई होगा। फटाफट बोलो मेरे को, साथ साथ में पढ़ना। एप्लीकेबिलिटी क्या है? दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया की पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। कब से? 2019 से कि 2013 से? 2013 से, जब से पास हुआ तभी से। वैसे एलएलपी एक्ट 2008 का है, परंतु जब से पास हुआ तब से पूरे भारत में अप्लाई होता है। जम्मू कश्मीर का जो पार्लियामेंट था, वो पार्लियामेंट था कि है? पार्लियामेंट था, वो भी इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन एलएलपी एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। समझ गए? 2019 के बाद तो करना पड़ता। हाँ, पढ़ो फिर से पढ़ो। दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया ऑन 5 तरह की कंपनी। फटाफट नाम पढ़ो। कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी। एक बार 3 को याद करो, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एक्चुअली में 3 क्या है, नाम बताओ ना? बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या है तुमको बताता हूं मैं। इंटरमीडिएट में जाओगे ना तो इन 3 कंपनी के अलग अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में चैप्टर होते हैं। बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अकाउंट्स। तो इजीली नाम याद होता है। उनका अकाउंटिंग अलग होता है, उनका हिसाब किताब अलग होता है। बैंकिंग कंपनी का अकाउंटिंग अलग होता है, इंश्योरेंस का अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग होता है। उनको शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, अलग हिसाब है। और दूसरा क्या है? कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स, कंपनी रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स एंड एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब कोई कंपनी अगर स्पेशल एक्ट के तहत अगर रेगुलेट किया हुआ है, रेगुलेटेड अंडर स्पेशल एक्ट, मतलब एक लॉ अलग से रेगुलेट, एक अलग से लॉ बना दिया, एक अलग से लॉ बना दिया, एक अलग से क्या बना दिया? लॉ। उसको अच्छा तुम लोगों को याद है अगर रेगुलेशंस का मतलब क्या होता था? याद है? पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया। पार्लियामेंट ने क्या बना दिया? रेगुलेटरी बॉडी बना दिया। वो रेगुलेटरी बॉडी अपने आप में एक छोटा पार्लियामेंट है, याद है कि नहीं? अब वो उस सेक्टर से रिलेटेड लॉ बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, जजमेंट पास करेगा, याद है ना? वो उसी सेक्टर का पार्लियामेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है और पुलिस डिपार्टमेंट भी, याद है? लॉ बनाएगा, जजमेंट पास करेगा और डंडा मार के इंप्लीमेंट करवाएगा, सेबी, याद है? अरे बोलो ना। तो वो रेगुलेटरी बॉडी, वो कौन सा है? रेगुलेटरी बॉडी। तो वो सेबी जो है वो भी रेगुलेटरी बॉडी है, वो सब भी यहां पर कवर किया जाता है। कवर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स और एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी का मतलब इस सब्जेक्ट में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजी मतलब तुम लोग बाद में पूरा लिखेगा कि शॉर्ट में लिखेंगे? यार पूरा लिखोगे अपने आप समझ जाओगे ना। सीजी मतलब कौन? मोदी जी। सीजी मतलब मोदी जी मत लिखना,
मोदी जी मत लिखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मान लो तुम्हारा छोटा सा दुकान है, प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, भारत सरकार को लगा है साला तुम आज से तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा। एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब एंटिटीज में हो सकता है एक पार्टनरशिप हमके ऊपर लॉ बोल दे तुम पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, होगा तो होगा। एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे भैया मर्जी है, लॉ ने अपने पास पावर रख लिया भाई, तुम लोग घपलाबाजी करता है साला तुमको कंपनीज एक्ट मिलेगा, समझ गया ना। तो इन सब पर अप्लाई होगा। फटाफट नाम बता दो, इन सब का नाम बताओ ना। सेक्शन सॉरी सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ, द लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया ऑन कंपनीज, कंपनीज पर तो होगा ही, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑन कंपनीज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स और एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंटिटीज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब समझ गए। अगर एक प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी पर भी बोलेगा भारत सरकार है तेरे पर कंपनी एक्ट अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ गए ना। लिखना हो तो लिख लो। अगर सीजी बोला, कौन सीजी बोले, मोदी जी बोले, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला तो किसी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पर भी ये लॉ अप्लाई हो सकता है। ये सब सेंटेंस मेरे तुम्हारे बीच का है, समझ गए ना। एग्जाम में लिखना नहीं, एग्जाम में यही वर्ड लिखना है। अगर सीजी बोले तो क्या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, कोई पार्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पर भी ये लॉ अप्लाई हो सकता है। चले आगे ना, बोलो। अच्छा, सेक्शन 220 का डेफिनेशन जल्दी जल्दी बताओ। 220 का डेफिनेशन जल्दी बताओ। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ गए। इसका मतलब फॉरेन कंपनी को कंपनी माना नहीं जाए। लिख लो, जो इस लॉ में बना उसी को कवर किया जाएगा, जो इस लॉ में बना उसी को कवर करते हैं, जो फॉरेन में बना उसको कवर नहीं करते हैं, उसको कवर नहीं करते हैं, उसको कवर नहीं करते हैं। अरे उसको कवर करते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। एम आई वेरी क्लियर, बोलो ना। चले आगे ना। अब एक कंपनी का साधारण तौर पर क्या मतलब होता है, मैं आपको शांति से हड़बड़ा बिना समझाता हूं। साधारण तौर पर कंपनी क्या होता है कि अगर मान लो कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आप धंधा कर रहे हैं, तो 3 तरीके के बिजनेस हो सकते हैं। एक होता है प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी। फिर से बोलो, कौन कौन सा? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। एक बार फिर से बोलो, कौन कौन सा? प्रोप्राइटर मतलब एक आदमी मालिक है, प्रोप्राइटर का मतलब एक आदमी मालिक है। पार्टनरशिप का मतलब बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग। एक बार फिर से बोलो, 2 या 2 से ज्यादा लोग। तुम लोग को पार्टनरशिप लॉ में पढ़ाता हूं मैं 2 से लेकर 50। फिर से बोलो, कितना? 2 से ज्यादा, 50 से कम, मतलब 2 भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, 50 या 50 से कम, 2 से लेकर 50 तक लोग हिस्सेदार हो सकते हैं पार्टनरशिप। और एक होता है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है, सुनो जरा। अगर मान लो आपने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में लॉ बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, लॉ की क्लास चल रही है, लॉ की क्लास चल रही है, अकाउंट्स की नहीं, अकाउंट्स की नहीं, अकाउंट्स की नहीं। मैं एक व्यापारी हूं और यहां पर मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूं और ये मेरा बिजनेस है। तो लॉ की आंखों में माना जाता है कि हम लोग दोनों सेम एंटिटी, हम लोग दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी से। मतलब अगर ये बिजनेस बंद होगा, अगर ये बिजनेस बंद होगा तो इसका सारा एसेट बेचो, सारा लायबिलिटी चुकाओ। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो मेरा घर बार बिकेगा, मेरी गर्दन पकड़ेंगे और बोलेंगे मेरा घर बार बिको, और बेचकर जो पैसा आएगा उससे बिजनेस का लायबिलिटी पेमेंट किया जाएगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अरे फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब बिजनेस अगर बंद होगा तो उसका सारा एसेट्स बेचो, सारा लायबिलिटी चुकाओ। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया, अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो मेरा घर बार बिकेगा, मेरा घर बार बिकेगा। मतलब जो मालिक है, जो हिस्सेदार है, जो प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर है, फिर से बोलो, जो प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनर है, उसका
लिमिटेड लायबिलिटी है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा उसका कोई गिनती नहीं है। अगर मेरे पास 1000 करोड़ है और उसका शॉर्टफॉल पड़ गया 2000 करोड़ का, तो पूरा घर भर बिकेगा। समझ गए? एक एक पैसा बिक सकता है। तो मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। क्योंकि हम लोग दोनों को सेम एंटिटी मानते हैं कि सेपरेट एंटिटी मानते हैं? सेम। लॉ की क्लास चल रही है। ये कौन सी क्लास चल रही है? लॉ की। अकाउंट्स में आपको बताया था मैंने, एक अजम्पशन लेते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग के लिए हम लोग बिजनेस और बिजनेसमैन को क्या मानते हैं? सेपरेट। पर लॉ के अंदर में हम लोग इन दोनों को सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में हम लोग दोनों एक दूसरे को क्या मानते हैं? सेम एंटिटी। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में धंधा करते हो, अगर मान लो आप बिजनेस किया और अगर कोई लॉस हो गया, घर बार दाव पर लग गया, तो फिर हम तो कोई भी व्यापारी रिस्क लेगा ही नहीं। वो बोलेगा यार क्या फायदा इतना माथापच्ची करके। अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाए, नया सर्विस बनाए, नया सॉफ्टवेयर बनाए, नया चीज बनाए, अगर नहीं चला, नुकसान हो गया, तो घर बार बिकेगा। तो इसीलिए एक कंपनी में कंपनी का कंसेप्ट डेवलप किया गया और वहां पर क्या किया गया, तो सर अगर मान लो मेरे को अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करना पड़ा, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम तो रिस्क लेंगे ही नहीं। फिर हम सारा कंसंट्रेशन अपना रिस्क को बचाने के चक्कर में रहेंगे, अरे ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो फिर इनोवेशन नहीं होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या कंपनी का कंसेप्ट डेवलप किया गया। कंपनी के कंसेप्ट में क्या होता है, बिजनेस और मालिक दोनों सेपरेट एंटिटी होता है। दोनों, आवाज नहीं आया, दोनों क्या होता है? सेपरेट। मतलब मैं मालिक हूं और ये मेरा व्यापार है, मैं मालिक हूं और ये मेरा व्यापार है। हम लोग दोनों को लॉ की आंखों में क्या माना जाता है? सेपरेट। अरे क्या माना जाता है? सेपरेट। समझ में नहीं आया? तो अगर ये धंधा बंद हो गया तो उसका सारा एसेट बेचो, सारा लायबिलिटी चुकाओ, और अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो पड़ गया, हट हट, हमको मतलब नहीं है, हमको लेना देना नहीं है। और ये मेरा बिजनेस है। ये क्या है? मेरा बिजनेस। अकाउंट्स की क्लास में तुम लोगों को याद होगा, पहला क्लास से लेता था। ये क्या लेता था मैं? इसको बिजनेस लेता था, कपड़े का दुकान, मकान नहीं है। इसके एक फ्लोर पर क्या है? फैक्ट्री। एक फ्लोर पर गोडाउन, एक फ्लोर पर शोरूम, एक फ्लोर पर ऑफिस, और छत पर क्या था? बहुत घास है यहां पर, तो इसमें तो उलझ जाएगा। हेलीपैड, याद है ना? मैं इसका मालिक हूं। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग दोनों को सेपरेट एंटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं दोनों को? अरे आवाज नहीं आ रहा है, क्या मानते हैं? सेपरेट। तो अगर ये बंद भी हो गया तो इसका सारा एसेट्स बेच दो, सारा लायबिलिटी चुका दो, पैसा शॉर्ट पड़ गया तो हो गया, चल कुछ नहीं, हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं मालिक, मेरे को बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? व्यापारी को, मालिक को, ओनर को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। और जो बिजनेस है उसको क्या बोलते हैं? कंपनी। क्या बोलते हैं? कंपनी। समझ गए? तो हम लोग दोनों का सेम एंटिटी होता है कि सेपरेट एंटिटी होता है? सेपरेट। सेम एंटिटी की सेपरेट, सेपरेट। और अगर धंधा बंद हो गया तो इसका सारा एसेट बेच के सारा लायबिलिटी चुकाएंगे। अगर पैसा शॉर्ट पड़ गया तो मालिक का, शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल की नॉट लायबल? नॉट लायबल। परंतु एक कंसेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? लिमिटेड। अगर मैंने प्रॉमिस किया भाई मैं तुमको 10 रुपए दूंगा, कितना दूंगा? 10। मान लो मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हारी कंपनी का हिस्सा खरीदूंगा, 1000 हिस्सा खरीदूंगा 10-10 रुपए का, 10,000 रुपए दूंगा। प्रॉमिस किया, मैंने इसको प्रॉमिस किया है कि 10,000 रुपए का शेयर खरीदूंगा, 1000 हिस्सा खरीदूंगा 10-10 रुपए करके, तो 10,000 रुपए तक दूंगा। तो अगर मैंने प्रॉमिस किया तो मेरे को मैक्सिमम 10,000 तक देना पड़ेगा, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने 7,000 दिया है तो ठीक है, मेरे को मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा? 3,000 मैक्सिमम। तो मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? बोलो ना, लिमिटेड। एक बार फिर से बोलो, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। 3 कंसेप्ट है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी, एक लिमिटेड लायबिलिटी, एक जीरो लायबिलिटी। फिर से बोलो, अनलिमिटेड, लिमिटेड और जीरो, नो लायबिलिटी। यहां पर क्या बोल रहा हूं, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में मालिक का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। कंपनी में मालिक का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। मैंने जितना प्रॉमिस किया है, मैंने जितना प्रॉमिस किया उतना तक देना पड़ेगा। अगर मैंने पूरा दे दिया, बात खत्म, तब मेरा नो लायबिलिटी, तब मेरा नो लायबिलिटी। इसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लिमिटेड। परंतु एक पार्टनरशिप में एक दूसरा कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। माइनर कुछ कुछ केसेस में बेनिफिशियरी बन सकता है। तो माइनर का लायबिलिटी नो लायबिलिटी होता है, माइनर का नो लायबिलिटी, शेयर होल्डर का लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिर से बोलो, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में मालिक का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है।
पर कंपनी में शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है कि जीरो होता है? लिमिटेड होता है कि नो होता है? लिमिटेड. डोंट यूज द वर्ड नो लायबिलिटी, मस्ट यूज द वर्ड लिमिटेड लायबिलिटी. क्या यूज करोगे? सुना नहीं दिया? लिमिटेड लायबिलिटी. तो अगर मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है तो ठीक है ना, नुकसान हुआ नफा हुआ तो हमको टेंशन नहीं है, घर बार बेचने की दरकार नहीं है. तो अब मैं रिस्क ले सकता हूं. अरे मैं रिस्क ले सकता, बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी. क्या? रियल लाइफ में ऑपरेशनल दिक्कत आएगी. दिक्कत क्या आएगी? अगर मान लो मैं शेयर होल्डर हूं, ये कौन है? कंपनी. अगर मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है तो मैं क्या करूंगा? बाजार से पैसा उठाऊंगा, क्रेडिटर से पैसा उठाऊंगा. है लोन दे 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, उठा लिया पैसा और उससे मनमाना खर्चा करूंगा. अरे उससे क्या करूंगा? मनमाना खर्चा करूंगा, मनमाना पैसा उड़ाऊंगा, खुद घर लेकर चला जाऊंगा सारा पैसा डिविडेंड के रूप में. क्या तौर पर? डिविडेंड. प्रॉफिट आया नहीं आया हम डिविडेंड लेकर चले जाएंगे. तो ऐसे नहीं चलेगा. इसके लिए मतलब आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटसाइडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लस शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपनी को मैं नहीं चलाता. हम एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्टर्स. क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्टर्स. अरे फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स. वो आदमी रोज रोज का काम संभालेगा. इसका माल खरीदना कब है, बेचना कब है, किसको खरीद, किससे खरीदना, किससे बेचना है, कब खरीदना, कब बेचना है, कितना में खरीदना, कितना में बेचना, कितना क्वांटिटी में खरीदना, कितना क्वालिटी में बेचना, क्या दाम पर खरीदना, क्या दाम पर बेचना, कहां पर स्टोर करना, कौन सा माल बेचना, कौन सा माल नहीं बेचना. सारा डिसीजन डायरेक्टर लेगा. कौन लेगा? डायरेक्टर्स. समझ में आया? डायरेक्टर्स will protect the interest of shareholders, will protect the interest of creditors. वो किसके किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा? शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और आउटसाइडर क्रेडिटर का भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा. समझ गए कि नहीं? इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आया. फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. जिसको बोलते हैं तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है. एक बार फिर से बोलो, क्या बोला? तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है. इंग्लिश में बोलेंगे, तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है. एक बार फिर से बोलो, तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एक बार फिर से बोलो, क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मतलब मालिक कोई और है, ओनर कोई और है, मैनेजर कोई और है. तू कंपनी है किसी और की, किसकी? शेयर होल्डर्स की. हिस्सेदारों को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स. और तुझे संभालता कोई और है. कौन? डायरेक्टर्स. समझ गए ना? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है. नॉर्मली क्या होता है? साधारण तौर पर क्या होता है? जो मालिक है वही संभालता है. प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है? जो मालिक है वही संभालता है. तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है. शेयर होल्डर कोई अलग है, मैनेजर कोई अलग है. एम आई वेरी क्लियर इन दिस? अरे हाँ या ना? तो क्या क्या पॉइंट तुमको समझ में आया ना? कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी. आवाज नहीं आया? सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी. सेपरेट. समझ गए? कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की. चलाता कौन है? चलाता कौन है? डायरेक्टर्स. वो डायरेक्टर किसके किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बताओ ना? शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट, आउटसाइडर के इंटरेस्ट. समझ गए कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलोगे? पक्का बोलो यार. ठीक है? एम आई वेरी क्लियर इन दिस? बोलो यार. नाउ द अगला कंसेप्ट इज, ये जो कंपनी है, ये कंपनी में शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड. पर बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कई केसेस में, कुछ केसेस में शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है. वो बात की बात है. 3 तरह की कंपनी होती है, वो बात की बात है. तुम लोग को बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो ना. अच्छा, कंपनीज एक्ट में बोला गया कि ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. फिर से बोलो, ये क्या है? एक, आवाज नहीं आया, क्या है ये? आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है?
भगवान ने बनाया कि इंसान ने बनाया? इंसानों ने बनाया। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर से बोलो क्या है? आर्टिफिशियल है और लीगल पर्सन है। मतलब ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर से बोलो, ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये अपने नाम पर एसेट्स परचेज कर सकता है, अपने नाम पर लायबिलिटी होल्ड कर सकता है, अपने नाम पर सू कर सकता है, सू हो सकता है, सू कर सकता है और सू हो सकता है। सू का मतलब होता है केस फाइल करना, सू का मतलब केस फाइल। फिर से बोलो, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है? ये आर्टिफिशियल। ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अपने नाम पर एसेट्स खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा। अपने नाम पर लायबिलिटी बियर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अपने नाम पर सू कर सकता है, किसी आउटसाइडर को सू कर सकता है और सू हो सकता है। इवन कंपनी के शेयर होल्डर भी इसको सू कर सकते हैं। क्यों बे, चल पैसा ला, घपला कर रहा है तुम। तो कंपनी के शेयर होल्डर और ये हम लोग दोनों सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी है? सेपरेट। अरे सेम एंटिटी है कि सेपरेट? सेपरेट। अगर मान लो ये मारुति इंडिया है और मैं उसका शेयर होल्डर हूं, मेरे पास मारुति का शेयर भी है और मारुति की गाड़ी भी है। अब बताओ, ठीक है, अलग अलग है। शेयर है मालिक के तौर पर, गाड़ी है कस्टमर के तौर पर। तो मैंने कंपनी से गाड़ी खरीदा, ये बताओ मेरे को, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तुम लोग को याद होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों की नीड होती है, टू पार्टीज, याद है ना? अरे कितना पार्टीज होता है? टू पार्टी। तो यहां पर कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर है और जियो का कनेक्शन भी है। अरे जियो का कनेक्शन भी, तो क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? शेयर होल्डर अलग है और कस्टमर अलग है, क्योंकि हम लोग दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी यार, सेपरेट। पहले आप लोग ये बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं आया समझ में? हाँ या ना? चलिए, अब बात उठता है, इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब ये अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एसेट्स परचेज करेगा, लायबिलिटी बियर करेगा, सू करेगा, सू हो जाएगा। अरे बोलो भाई। और इसकी प्रॉपर्टी और मेरी प्रॉपर्टी अलग है। इवन मेरा इसकी प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है बात करेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट की बात करेंगे। पहले ये बताओ, ये तुमको समझ में आएगा ना? अरे यस और नो? बहुत अच्छा। अब बात उठता है, सर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अच्छा इसको चलाता कौन है ये बताओ ना? शेयर होल्डर मालिक चलाता है कि डायरेक्टर चलाता है? डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है? शेयर होल्डर्स को और आउटसाइडर को। शेयर होल्डर को और आउटसाइडर। वैसे बेसिकली शेयर होल्डर को रिपोर्ट करता है। शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा और आउटसाइडर का भी देखेगा कि वो लोग को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे बोलो समझ गए ना? तो अब बात उठता है, सर अगर मान लो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये साइन कैसे करेगा? ये तो मकान है, ये नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? अरे नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? अरे आवाज नहीं आ रहा, बोलो ना। नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है भाई? आर्टिफिशियल। तो अब ये साइन कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो। पुराने जमाने में क्या होता था कि ये साइन नहीं कर पाता, इसीलिए इसको एक ठप्पा रखना पड़ता था जिसको बोलते थे कॉमन सील। फिर से बोलो, क्या बोलते थे? फिर से बोलो, क्या? कॉमन सील। एक स्टाम्प रखता था जिसमें कंपनी का लोगो रहता था, वो ठप्पा मारता था और उसके नीचे डायरेक्टर साइन करता था, और वो कर रखना कंपलसरी होता था। कॉमन सील रखना कंपलसरी होता था बोल रहा हूं मैं, है नहीं था कि है? था। परंतु बाद में देखा, सरकार ने देखा, अरे यार ये कॉमन सील तो रास्ते में जगह जगह पर कोई भी आदमी डुप्लीकेट बना सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉमन सील बाजार में 20 रुपए में मिल जाएगा, जाओ ठप्पा मार दो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मुकेश अंबानी का सिग्नेचर कर दो, डुप्लीकेट सिग्नेचर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, नेट पर ही मिल जाएगा। अरे गूगल ही दे देगा, कोई मतलब नहीं रह गया। तो सरकार ने बोला हटा दो यार, ये कॉमन सील रखना जरूरी नहीं है। कॉमन सील रखना कंपलसरी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है। एम आई क्लियर इन दिस? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा, बोलो भाई। पक्का? श्योर ना? तो कॉमन सील इज कंपलसरी की वॉलंटरी बताओ ना यार? वॉलंटरी। अगर कंपनी में कॉमन सील है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर लोग मिलकर। कितने लोग मिलकर? आवाज दिया मेरे को, कितने डायरेक्टर मिलकर साइन करेंगे? 2 डायरेक्टर। और या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस, एक डायरेक्टर और एक सीएस।
अगर कंपनी में सीएस है, अगर कंपनी में सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी है, तो एक डायरेक्टर प्लस एक सीएस साइन करेगा, और अगर नहीं है तो फिर दो डायरेक्टर मिलकर साइन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। एम आई वेरी क्लियर इन दिस? सीए नहीं, सीएस साइन करने का काम किसका है? सीएस, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अरे समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, फिर से बोले क्या? सर सीए नहीं आया, नहीं आया तो क्या हो गया? प्रधानमंत्री किसी लॉ में साइन नहीं करते हैं। साइन कौन करता है? तुम लोगों को पढ़ा था मैंने, प्रेसिडेंट। पर पावर किसके पास ज्यादा है? प्रधानमंत्री के पास कि प्रेसिडेंट के पास? बोलो। सीए साइन नहीं करता है, सीए साइन ही करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? सीए साइन नहीं करता है और सीएस सिर्फ साइन ही करता है। आया डिफरेंस समझ में? साइन कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को साइन कौन करेगा? कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कौन करेगा? कौन? अगर सीएस है तो कौन साइन करेगा? एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर, और अगर नहीं है तब दो डायरेक्टर। एक्चुअली में क्या, एक आदमी को साइन करना देखो ठीक नहीं है ना, घपला करने का चांस ज्यादा है। दो लोग साइन करेंगे तो तुम लोग मिलकर घपला कर रहे हो, तब तो अलग बात है। दो लोग मिलकर घपला करने के कम सोचेंगे, अरे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी ना। एम आई वेरी क्लियर? अब बात उठता है शेयर होल्डर जो है वो अगर मान लो मालिक बन गया, हिस्सेदार बन गया, परंतु उसको लग रहा है साला कंपनी में दम नहीं है, इसका माल बिकता नहीं है, इसका प्रोडक्ट पे दम नहीं, हट हमको नहीं लेना, हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, हम अपना हिस्सा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। फिर से बोलो क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हम अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, हम मालिक नहीं रहना चाहते। हट, आई वांट टू सेल माय हिस्सा। तो भैया मैं बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता हूं? सुनो मेरी बात। पब्लिक कंपनी, भैया ये पब्लिक कंपनी का होता है, प्राइवेट कंपनी का होता है, दिमाग पर जो स्ट्रेस एक बार कम दो, आएगा आएगा थोड़ा देर के बाद ही आएगा। पब्लिक कंपनी में हम अपना हिस्सा जब चाहे बेच सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। अरे होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। जब चाहे हिस्सा बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। पर एक होता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस, देखो मैंने कहा रिस्ट्रिक्शंस होती है, मना नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं होता, रिस्ट्रिक्शंस होता है। मतलब मान लो हो सकता है सारे लोगों से पूछकर, भाई मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूं, बेच सकता हूं क्या? हाँ बेच सकता। प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर अगर अपना हिस्सा किसी को बेचना चाहता है तो बेच सकता है क्या? हाँ बेच सकता है। रिस्ट्रिक्शंस होती है, पर क्या होती है? रिस्ट्रिक्शंस। अरे क्या होती है बोलो ना यार? रिस्ट्रिक्शंस। एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? बोलो ना। श्योर? नेक्स्ट। कोई डाउट? बोलता नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस होती है कि हम बेच सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती है पर हम बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है पर पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अब इन सारी चीजों को, कोई भी कंपनी को किसी भी तरह से डिफरेंस करना हो तो तुम लोग कुछ एक शॉर्ट फॉर्म याद करोगे, मेरे साथ साथ में याद करोगे। टॉप क्लास कंपनी कैसी होनी चाहिए बताओ ना यार? टॉप क्लास। याद कर लो। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, टी फॉर, मैं लिखवा दूंगा, रुक जाओ। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस हो, कंपनी एलएलपी में डिफरेंस हो, कंपनी एचयूएफ में डिफरेंस। एचयूएफ के साथ तो इसका कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है नॉर्मली। तो ये 8 पॉइंट याद रखोगे, 8 पॉइंट याद रखोगे तो इसी में घुमा फिराकर बहुत 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 सारी चीजें आ जाएंगी। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी। कंपनी के शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं, बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? बेच सकते। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होती है पर पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ओ फॉर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। फिर से बोलो, ओ फॉर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? अलग अलग। ओ फॉर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है। ओ का मतलब ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। मैनेजर कौन होता है? डायरेक्टर्स। मैनेजर कौन होता है? डायरेक्टर्स। अच्छा, पी का मतलब था परपीचुअल सक्सेशन। पी का मतलब
फिर से बोलो, फिर से बोलो, पी का मतलब परपीचुअल सक्सेशन। फिर से बोलो, पी का मतलब परपीचुअल सक्सेशन। समझ गए ना? परपीचुअल सक्सेशन। अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाएं तो भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर जाएं, सारे डायरेक्टर मर जाएं, सारे शेयर होल्डर, सारे डायरेक्टर दिवालिया हो जाए, कंपनी पर कोई फर्क, क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम एंटिटी है कि सेपरेट एंटिटी है? सेपरेट। अगर सारा शेयर होल्डर मर जाए, तुमको एक केस स्टडी दिखाएंगे, एक क्या दो बार। एक कंपनी के 5-6 डायरेक्टर्स थे, 5-6 शेयर होल्डर थे, माफ करेगा, वो लोग खंडाला जा रहे थे। कहां जा रहे थे? बरसात का सीजन है, खंडाला जाके क्या करना, बरसात के सीजन में ही तो मजा है मेरी मैना। एक गाना था रे, ए क्या बोलती तू, सुना होगा तुम लोगों ने। हाँ, तो खंडाला जा रहे थे 5 लोग, अब बीच में एक्सीडेंट हो गया, 5 मर गए। अब बताओ कंपनी को बंद करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? नहीं जरूरी। परपीचुअल सक्सेशन। फिर से बोलो, क्या? परपीचुअल सक्सेशन। पर साधारण तौर पर प्रोप्राइटरशिप में क्या होगा सोचो, एक आदमी मालिक है, वो मर गया तो धंधा बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर सारे पार्टनर मर गए तो धंधा बंद हो जाएगा। अगर एक को छोड़कर सब मर गए, पार्टनरशिप में 2 लोग चाहिए, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग चाहिए, अगर एक को छोड़कर सब मर गए तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। सारे मर गए तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा। अगर सारे दिवालिया हो गए तो भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, क्योंकि दिवालिया आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दिवालिया आदमी शेयर होल्डर भी नहीं रह सकता। तो अगर सारे शेयर होल्डर दिवालिया हो गए तो भी कंपनी पर कोई फर्क नहीं है। सारे लोग एक को छोड़कर सब दिवालिया हो गए, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। परपीचुअल सक्सेशन। फिर से बोलो, क्या? परपीचुअल सक्सेशन। सी फॉर कॉमन सील। फिर से बोलो, सी फॉर कॉमन सील रखना कंपलसरी है कि वॉलंटरी है? वॉलंटरी। अगर कॉमन सील है तब तो कॉमन सील लगाकर सेंड करो, अगर नहीं है तो ना, ऐसे नहीं बोलेगा। अगर सीएस है तब एक डायरेक्टर प्लस एक सीएस, और अगर सीएस नहीं है तब 2 डायरेक्टर लोग मिलकर साइन करेंगे भाई। एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। एल फॉर, हर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है कि नो लायबिलिटी होती है? लिमिटेड। मतलब जितना मैंने वादा किया है उससे ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने वादा किया है उससे ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एम आई वेरी क्लियर? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। ए फॉर, तुमको अभी भी बताया था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिर से बोलो, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ए फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब ये कंपनी अपना नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल। अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सू कर सकता है, सू हो सकता है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, लायबिलिटी बियर कर सकता है, बता ना, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। एस फॉर, आवाज को नहीं आई, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं लिखवा दूंगा, एस फॉर सेपरेट लीगल, ये बताना पड़ेगा। सेपरेट एंटिटी, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम एंटिटी की सेपरेट एंटिटी, सेपरेट। और लास्ट वाला एस के लिए थोड़ा सा घुमाकर बोलूंगा, शेड्यूल 1। क्या बोलूंगा? शेड्यूल 1 में 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, महुआ औवा। फिर से बोलो, महुआ औवा। मेरी आदत है मुआ बोल दो, फुल फॉर्म बोलो तुम लोग। अरे वाह, तुम लोग तो होशियार हो, एक बार तालियां हो जाए, वाह। बस बस बस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एमओए का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है सर? ये दोनों शेड्यूल 1 में दिए हुए हैं। इस लॉ में कितने सेक्शंस, कितना शेड्यूल, कितना चैप्टर? 470 सेक्शंस, 7 नंबर ऑफ शेड्यूल्स ना, 7। उसमें पहला शेड्यूल, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल और 29 चैप्टर्स, है ना? उसमें पहला शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 1। फिर से बोलो, शेड्यूल 1 में 10 टेबल है, याद नहीं रखना पड़ेगा, हम याद करवा देंगे। टेबल ए बी सी डी ई महुआ के लिए, टेबल एफ जी एच आई जे महुआ के लिए। फिर से बोलो, 10 शेड्यूल्स है, उसमें शेड्यूल 1 में 10 टेबल है। नाम बोलो कौन कौन सा टेबल? ए बी सी डी ई महुआ के लिए। 5 मेमोरेंडम दिया हुआ 5 तरह की कंपनी के लिए, याद रखना है खाली वैसे ऐसे ही। शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रखने पड़ते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स।
फिर से बोलो, क्या रखने पड़ते हैं भाई? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रखने पड़ते हैं। एम आई वेरी क्लियर? बैठो। तुम एक काम करो, इस चीज को मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज को याद करने के हिसाब से लिख लो। यहां पर नहीं लिख कर दिया है सर आपने, परंतु कंपनी के बारे में जब भी बात होगी तो 8 पॉइंट हमेशा याद रहेगा। टॉप क्लास, क्या हुआ? टॉप क्लास। कंपनी कैसा होना चाहिए बताओ ना? टॉप क्लास। पॉइंट लिख लो याद रखने के लिए कि ये, इसको तुम कैसे बोलोगे ये तुम सोचोगे, कैसे बोलोगे आप सोचेंगे कि ये कंपनी के 8 पॉइंट जरूर याद रखना। इसको तुम फीचर्स बोल दो, इसको तुम डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स बोल दो, जो बोलो लिख लो। कंपनी के 8 फीचर। थोड़ा कॉपी में लिख पाओगे, बुक में मेरे को लगता नहीं है जगह है ही नहीं, लिख नहीं पाओगे, लिख ही नहीं सकते हो। हिंदी में लिखवाऊंगा मैं, जल्दी लिखोगे। टॉप क्लास का फुल फॉर्म लिख लो फटाफट। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, जल्दी। ओ फॉर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, थोड़ा जल्दी लिखो, अलग अलग लाइन में। फीचर्स ऑफ कंपनी बोलकर लिख लो टॉप क्लास। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ फॉर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट, पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन, जल्दी क्या कर रहे हो, टाइम लगेगा इतना। पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन, सी फॉर कॉमन सील वाला पॉइंट याद रखना, कॉमन सील। पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन, सी फॉर कॉमन सील। सील का स्पेलिंग बोलूं क्या? SEAL। एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी। थोड़ा जल्दी। ए का मतलब तुम लोग बताओगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ALP। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ALP। एस फॉर बच्चे वाला पॉइंट है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। और एस फॉर शेड्यूल 1 के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, शेड्यूल 1 के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। शेड्यूल 1 में कितने पार्ट्स हैं? 10। कितने पार्ट्स हैं नाम बताओ ना? 10 टेबल्स हैं, 10 टेबल है। शेड्यूल 1 के 10 टेबल्स में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। पहला 5 मेमोरेंडम के लिए, अगला 5 आर्टिकल्स के लिए। पहला 5 का नाम क्या होगा? टेबल ABCD, टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D, टेबल E। सब मैं याद करवाऊंगा, चिंता मत कर, तुम्हारी बुक में ही दिखाऊंगा मैं। टेबल ABCDE मेमोरेंडम के लिए, FGHIJ आर्टिकल्स के लिए। इसका लिस्ट है ना, पेज नंबर 44.1 पर है, बस खाली लिख लो। 10 टेबल का लिस्ट पेज नंबर 44.1 पर है, लिख लो यहां पर। शेड्यूल 1 के 10 टेबल का लिस्ट पेज नंबर 44.1 पर है। अभी रहने दो, बोलो थोड़ा जल्दी सब में लिखोगे, धड़धड़ा के, थोड़ा स्पीड से लिखो। सुनो, सारा पॉइंट हम हो सकता है लिखवाएं, हो सकता है नहीं लिखवाएं, तुमको समझ में आना चाहिए। जल्दी। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, थोड़ा फटाफट। प्राइवेट कंपनी में लिखते जाओ फटाफट, ट्रांसफरेबिलिटी टी, वहां पर नहीं आएगा सेंटेंस, टी में एक लाइन में नहीं होगा, ठीक। टी, खाली टी लिखो और लिखो फटाफट, अरे टी लिखो ना। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्रोहिबिशन नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्रोहिबिशन नहीं। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस होती है, प्रोहिबिशन नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिशन नहीं होती। पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो रिस्ट्रिक्शंस। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो रिस्ट्रिक्शंस।
प्राइवेट पब्लिक कंपनी में स्लिप ऑफ टंग माफ पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो रिस्ट्रिक्शन। खत्म करे। ओ बोले तो ओ का मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। पूरा सेंटेंस लिखा था क्या? पूरा मत लिखो यार, फुल वापस से मत लिखो, ओ लिखो ना खाली। ओ का मतलब क्या बोला, फिर से बोलो। तू कंपनी है शेयर होल्डर की, तुझे संभालता डायरेक्टर है। लिखो, तेरा ओनर है शेयर होल्डर, तू कंपनी है शेयर होल्डर की, तू कंपनी है शेयर होल्डर की। इसको इंग्लिश में एग्जाम में मत लिखना, यू आर अ कंपनी ऑफ शेयर होल्डर। के पागल है यार, क्या लिख रहा है? ये तो गाना है। क्या गाना है? गाना का लाइन बताओ ना। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। मतलब ये गाना कोई एक प्रेमी उसका दिल टूट गया, वो उसके लिए गा रहा है कि तुमने मेरे से प्यार किया, शादी उससे कर ली। तो क्या गाएगा वो? तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और। मतलब तेरे को कोई दूसरा पसंद करता था, पर मैं दिल से चाहता था। समझ गए? तेरे को कोई दूसरा पसंद करता था, पसंद मतलब ठीक है, देखने में अच्छा लगता था, पर प्यार मैं करता था, वैसे कुछ। तू कंपनी है शेयर होल्डर की, तुझे संभालता मैनेजर है। अरे समझ गए ना? अरे ओनर कोई अलग है, मैनेजर कोई अलग। अच्छा बताओ, पार्टनरशिप में क्या होता है? ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम। प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? ओनरशिप और मैनेजमेंट सेम। हाँ या ना? अच्छा वो सब लिखवाते जाए क्या? पार्टनरशिप में और प्रोप्राइटरशिप में दोनों सेम होता है। अरे समझ गए, बाद में लिखवाएंगे, अभी नहीं। पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन। सारे शेयर होल्डर डायरेक्टर मर जाए, सारे शेयर होल्डर मर जाए या दिवालिया हो जाए, कंपनी चलेगा। सारे शेयर होल्डर, देखो परपेचुअल सक्सेशन, सारे शेयर होल्डर मर भी जाए, मिट भी जाए, लिख लो, सारे शेयर होल्डर मर भी जाए, मिट भी जाए, जिंदा रहती है उनकी कंपनीज। क्या हो गया? सुना है क्या गाना? मर भी जाए, मिट भी जाए, मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें। लिखा? अरे क्या लिखा? सारे शेयर होल्डर मर भी जाए, मिट भी जाए, फिर भी जिंदा रहती है उनकी कंपनीज। क्लियर ना? बोलो। P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, C फॉर कॉमन सील, ब्रैकेट में लिख लो पेज 41.2। बस कॉमन सील का बारे में अब कुछ नहीं लिखवाऊंगा, वहीं पर बुक में लिखवाऊंगा, चलेगा? पेज 41.2। अरे चैप्टर देखो ना यार, 41.2 क्या करूंगा मैं? पेज नंबर लिख लो, कॉमन सील सी, पेज 41.2। एल के लिए भी वहीं देखो। अरे अब बोलो, समझ गए? एल के लिए भी वहीं बुक में देखो, पेज नंबर 41.1। लिमिटेड लायबिलिटी, एएलपी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के लिए भी वहीं पर देखोगे क्या? अरे बोलो ना। अरे इन चार के लिए वहीं पर देखो बुक में, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये 4 पॉइंट वहीं पर देखो बुक में, चलेगा? लिखवाएंगे नहीं? चलेगा? अरे बोलो। और एस बोले तो शेड्यूल 1 का महुआ हुआ मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा वर्ड नहीं है, शेड्यूल 1 का ही मेंटेन करना पड़ेगा, जरूरी नहीं। एक्चुअली में क्या है, सुनो, हेलो, जिस जमाने में गूगल नहीं था ना, जिस जमाने में गूगल नहीं था, पर उस समय भी कंपनीज एक्ट था। समझ गए? 1956 में भी था और उसके पहले भी था। तो भैया गूगल तो था नहीं, मेरे को एक कंपनी बनाना है, मेरे को उसका मेमोरेंडम बनाना है, मेरे को नहीं पता कैसे बनाएंगे। तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 1 में गए, वहां पर सैंपल मेमोरेंडम दिया हुआ है, सैंपल आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो उठाकर कॉपी कर दो धड़ाधड़। और इवन मैं तो ये भी बोलता हूं, अगर कोई कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल्स नहीं है ना, तो सैंपल मेमोरेंडम और सैंपल आर्टिकल जो शेड्यूल 1 में दिया हुआ है वो अप्लाई हो जाएगा बिना बेझिझक। नहीं समझे? मेरी कंपनी का मेमोरेंडम नहीं बनाया, मैं भूल गया, बनाना पड़ता है, जरूरी है, पर उसमें कोई पॉइंट भूल गया, तो वो सैंपल मेमोरेंडम शेड्यूल 1 में जो दिया हुआ वो अप्लाई हो जाएगा। मेरी कंपनी का आर्टिकल्स बनाया पर मैंने एक पॉइंट भूल गया, ले तेरी, अब तो शेड्यूल 1 का जो मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है ना, वो अप्लाई हो जाएगा मेरे लिए।
आया समझ में? ये सैंपल मेमोरेंडम और सैंपल आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सर मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है? मेमोरेंडम क्या होता है, मैं आपको हेलो मेमोरेंडम का मतलब समझाता हूं। मेमोरेंडम का मतलब होता है मन में सोचो, कहीं लिखना मत, देश का संविधान। मेमोरेंडम का मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तुमको इस पहला क्लास में पढ़ाता हूं मैं, देश में सबसे बड़ा कानून कौन सा है, सुना नहीं दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना। कोई भी लॉ उससे बड़ा बाहर, उससे ज्यादा बड़ा पावरफुल नहीं हो सकता, ये समझ में आता है ना। सुप्रीम कोर्ट को भी, पार्लियामेंट को भी, प्रधानमंत्री को भी, प्रेसिडेंट को भी क्या मानना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मानना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। एम आई वेरी क्लियर? समझ में आ गया? वैसे ही मेमोरेंडम क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। मेमोरेंडम क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिश्ता। एक बार मेरे साथ में बोलो फिर से, क्या? कंपनी का आउटसाइडर के साथ जो रिश्ता होता है वो डिफाइन किया रहता है मेमोरेंडम में। आउटसाइडर के साथ जो रिश्ता होता है वो डिफाइन किया होता है मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होती है, नाम बताओ। मेमोरेंडम में कितनी क्लॉजेस होती है? 6। रुको, कॉपी नहीं करोगे, कॉपी बाद में होगा। उसको याद रखने के लिए हम एक वर्ड बोलते हैं नैल्कोज। नैल्को बोलकर एक कंपनी का नाम सुना है? अरे नैल्को बोलकर, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का फुल शॉर्ट फॉर्म है नैल्को। नाम सुना है? नहीं सुना तो बता देते हैं, मत सुनो, नैल्कोज नाम रखोगे। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होती है। नेम क्लॉज, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत। नेम क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। मत लिखो, मत लिखो, याद करवाएंगे बाद में, अभी मत लिखो, अब सारा खीड़ी हो जाएगा नहीं तो। नैल्कोज मत लिखो। मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होती है। मेमोरेंडम में कितनी क्लॉजेस होती है? 6। कंपनी का नाम क्या है, कौन कौन लोग कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, कंपनी की लायबिलिटी किस प्रकार की है, कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी क्या क्या धंधा कर सकती है, क्या क्या व्यापार नहीं कर सकती, उसका लिमिट है, वो कंपनी का लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने पर युद्ध होगा, अलाउ नहीं है। एक कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर में जो लिमिट्स दी गई है उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और अगर करती है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है। फिर से बोलो, क्या होता है? वर्ड सुना सुना कहीं लग रहा है, बेसिक क्लास में पढ़ाया था। वॉइड एग्रीमेंट बोला कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला? फिर से बोलो, वॉइड एग्रीमेंट बोला कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला? वॉइड एग्रीमेंट। मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम बैंक का धंधा कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। पर मैंने क्या किया, मैंने कोई दूसरा काम कर लिया, मैंने लोहे का फैक्ट्री खरीद लिया। ले तेरी, अलाउड है कि नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। तो मैंने जो फैक्ट्री खरीदने का एग्रीमेंट किया वो वॉइड एग्रीमेंट, वो कागज का टुकड़ा है, फाड़ कर फेंक दो, फुर उड़ा दो उसको हवा में, बेकार है वो। वॉइड एग्रीमेंट है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से ही वॉइड, शुरुआत से ही वॉइड। आई एम नॉट केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड माई मेमोरेंडम्स। एक कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन में होता था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, पढ़े थे क्या? क्या बोले थे? पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ फॉर एग्रीमेंट एंटर बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम। दिमाग पर जोर मत दो, मेमोरेंडम क्या है मन में सोचो खाली। मेमोरेंडम का मतलब है एक ऐसा कागज जो कि कंपनी की लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा समझते हो? घूमना पड़ेगा, तार है, लक्ष्मण रेखा समझते हो? लक्ष्मण रेखा कुछ नहीं होता रे, लक्ष्मण रेखा कुछ नहीं होता, समझते हो मैसेज? उसके बाहर निकलना अलाउड है कि नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। उसके बाहर एग्रीमेंट करना अलाउड है कि नॉट अलाउड? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं बोलेंगे, क्या वर्ड बोलेंगे? क्योंकि उसके बाहर एग्रीमेंट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही नहीं, उसके बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल, एग्रीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। अगर किया तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड एग्रीमेंट। समझ गए? बोलो। मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मेरे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि हम बुक पब्लिश करते हैं। क्या पब्लिश करते हैं? बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की किताबें पब्लिश करते हैं। कोरोना आ गया, किताबें बिकनी बंद हो गई, तो मैंने सोचा अरे मौका अच्छा है, लैपटॉप खरीद कर बेचते हैं। लैपटॉप खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, लॉ बोलता है ये वॉइड है, वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है, क्योंकि वो मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है। दिमाग पर जोर मत दो,
मेमोरेंडम कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के रिश्तों को डिफाइन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। समझ गए? और कंपनी और अंदर के रिश्ते, घर के छोटे छोटे नियम, घर के छोटे छोटे नियम, उनको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ गए? देश का कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम, बड़ा रूल। और घर के छोटे मोटे नियमों को क्या बोलेंगे? आर्टिकल्स है रे। अब जैसे मान ले तेरे घर में नियम है कि घर में सिगरेट नहीं पीना है, बाहर पी सकता है, बाहर पीता है ना? अरे उसको मत देखो, सब उसको देखने लगे ना, उस सोचेगा सर हमको बदनाम कर दिया, हमको नहीं पता तू पीता है कि नहीं पीता है, बता रहे। घर में सिगरेट पीना लाऊ नहीं है, अंडा खाना लाऊ नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो वो तो घर के बाहर घर के अंदर भी नहीं। घर में शराब पीना लाऊ नहीं है। 10 बजे के बाद घर में घुसना, तुम लोग नालायक है। अब हम क्या करेंगे, तुम लोग कोई नियम ही नहीं मानता है। बोला घर में शराब पीना लाऊ, घर में जुआ खेलना लाऊ। अब ऐसा बेशरम आदमी के लिए कोई क्या बोलेगा बताओ? इसको हम कैसे पढ़ाएंगे बताओ? कैसे पढ़ाएंगे? बोला घर में शराब पीना अलाउड है, जुआ खेलना अलाउड है, सिगरेट पीना अलाउड है। हम क्या बोलेंगे इसको बताओ? कैसे समझाएंगे हम? अरे कौन नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं। ये छोटे मोटे नियम, क्या बोला सर आपने? छोटे मोटे नियम। समझ में आया? अरे बोलो। घर में जो खाना बनेगा वही खाना पड़ेगा, बाहर से खाना मंगाना अलाउ नहीं है। समझ पा रहे हो? दीज आर आर्टिकल्स। छोटे मोटे नियम है कि बड़े नियम है? कंपनी और शेयर के बीच का रिश्ता। तुम लोग को शायद अकाउंट्स में पढ़ते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ड्रॉइंग, स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। याद आ रहा है कुछ? बोलो। आर्टिकल्स में लिखा रहता है। किसमें? आर्टिकल्स। कंपनी और शेयर होल्डर, कंपनी और डायरेक्टर, कंपनी और ऑडिटर के बीच का रिश्ता। इनसाइडर के साथ जो रिश्ता होता है उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। आउटसाइडर के साथ जो रिश्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ कि नहीं? 8 पॉइंट याद हुए? फुल फॉर्म बोलो क्या? टॉप क्लास। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है कि प्रोहिबिशन होती है? रिस्ट्रिक्शन। मना होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है? रिस्ट्रिक्शंस, शर्तें होती है, मना नहीं होता। पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ओ फॉर तू कंपनी है किसी और की, तुझे संभालता कोई और है। कौन, किसकी कंपनी है तू? शेयर होल्डर की। संभालता कौन है तेरे को? डायरेक्टर्स। इंग्लिश में लिखोगे क्या? यू आर अ कंपनी ऑफ शेयर होल्डर, यू आर मैनेज बाय डायरेक्टर। एग्जामिनर लिखेगा यू विल कम वंस अगेन। यू विल कम वंस अगेन। तो बताओ, ओ का मतलब ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन, सारे शेयर होल्डर मर भी जाए, मिट भी जाए, शेयर होल्डर वाले जिंदा रहती है उनकी कंपनीज। पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन। CLAS तो बुक में लिखा। सी फॉर कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है, बट अगर कॉमन सील नहीं है तो, अगर CS है तो एक CS एक डायरेक्टर मिलकर साइन करेंगे, और अगर CS ही नहीं है तो 2 डायरेक्टर लोग मिलकर साइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट। L फॉर लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, मैं L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है, 3 तरह की कंपनी होती है, बात अब भी पढ़ने वाले, अब भी। A फॉर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल। S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी। S फॉर शेड्यूल 1 का महुआ और अहुआ मेंटेन करना होगा। शेड्यूल 1 का नहीं है, वैसे ही है, कोई जरूरी नहीं है, अपने आप ही चेंज कर सकते हो। समझ गए ना? अगर नहीं है आपके पास तो फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स रखना होगा। अरे बोलो, समझ गए? किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम अगर देखना हो, किसी भी कंपनी का आर्टिकल्स अगर देखना हो, MCA की वेबसाइट पर मिल जाता है। कहां पर मिल जाता है? MCA का
वेबसाइट पर मिल जाता है। एमसीए का वेबसाइट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का, हम शेयर होल्डर नहीं, हम डायरेक्टर नहीं है, परंतु रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेरे को मेमोरेंडम चेक करना है, तो एमसीए की वेबसाइट पर जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो फ्रीली, एकदम आराम से, टेंशन फ्री। फ्री नहीं है, उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है और कुछ पेमेंट करना पड़ता है। फ्रीली मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के हम बोल रहे थे, फ्रीली मतलब पैसे का बात नहीं करो, समझ गए? अरे बोलो भाई। किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम, किसी भी कंपनी का आर्टिकल्स पब्लिकली अवेलेबल है। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दीज आर, भाई साहब, चाहे एक छोटा से छोटा कंपनी हो, चाहे बड़ा से बड़ा कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड, उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक कंपनी, तेरे घर का जो कंपनी है, तू खाली उसका नाम बता, यहां पर उसका सारा डिटेल पता लग जाएगा, कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन प्रमोटर है, सब पता लग जाएगा एमसीए की वेबसाइट पर, एक एक चीज पता लग जाएगा। समझ में आया? नहीं समझे? और भी एक प्राइवेट वेबसाइट भी है zoba.com, उसमें भी पता लग जाता है, वो हम लोग मतलब यूज करते हैं प्रैक्टिस करते समय, zoba.com। छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ, चलो मत दिमाग लगाओ। तुम लोग ये बताइए, तुमको समझ में आ गया कि नहीं आया? चले, बहुत बढ़िया। अच्छा, सी का मतलब समझ गए ना, कॉमन सी, लिमिट लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, और एस फॉर शेड्यूल 1 का मेमोरेंडम आर्टिकल्स। ठीक है, चलो छोड़ो। अब आओ फीचर्स ऑफ कंपनी। यहां पर देखो 6 पॉइंट बचकाने से दिए हुए, तुमको 8 मैंने समझा दिए, और ये 8 पॉइंट जो समझाया मैंने, ये 8 पॉइंट कंपनी पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस, कंपनी एलएलपी के बीच का डिफरेंस करते समय ये 8 पॉइंट दिमाग में सेट रहेगा। टॉप क्लास के 8 पॉइंट्स हैं, बोलो। अगर टॉप क्लास करोगे तो क्लास में टॉप करोगे। चलो, टॉप क्लास याद करोगे तो क्लास में टॉप करोगे। बोलो, फटाफट बोलो। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये बचकाना पॉइंट है सर, ये आपने लिखवा नहीं था। अरे सुनो ना भैया, कंपनी की डेफिनेशन में तो भूल गया, सेक्शन 220 का पढ़ के बताओ। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और अंडर एनी अदर प्रीवियस लॉ। इसका मतलब ये जब तक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं करवाओगे, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। एक असल में पार्टनरशिप होता है जी, कंसेप्ट पार्टनरशिप। धंधा चालू कर लो, रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, जब चाहे रजिस्ट्रेशन करवाओ, जब चाहे जहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ। तुम लोग को पार्टनरशिप लॉ पढ़ाता हूं तो उसमें बोलता हूं कब रजिस्ट्रेशन करवाएं, कभी भी। कहां रजिस्ट्रेशन करवाएं, कहीं भी। याद आया कुछ? मत दिमाग लगाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप बना लो, धंधा चालू कर दो, रजिस्ट्रेशन बाद में करवा लो, चलेगा। पर कंपनी में और एलएलपी में, फिर से बोलो, कंपनी और एलएलपी में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो डेफिनेशन ही है ना भाई। अच्छा, यहां पर जिस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में जो कंपनी की बात कर रहे हैं, वो टेक्निकली कौन सी कंपनी है? इंडियन की विदेशी? इंडियन, क्योंकि विदेशी कंपनी यहां पर इस लॉ में कवर है ही नहीं। तो भैया विदेशी कंपनी क्या होती है? वो आएगा, वो बाद में आएगा, फॉरेन कंपनी बोलते हैं उसको, आएगा। यहां पर जो भी चीजें हैं वो इंडियन कंपनी के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेलिटीज अंडर दिस एक्ट। क्लियर ना? हिंदी में लिख लो इसका मतलब, जब तक इस लॉ में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। जब तक इस लॉ में, इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। इसको उल्टा नहीं लिखवाना ठीक था क्या? मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही एग्जिस्टेंस में आएगा, ये लिखवाए क्या? समझ गए ना? जब तक इस एक्ट में इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। अरे नेगेटिव सेंटेंस है ये, समझ में आ गया? जब तक इस एक्ट में इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है कि वॉलंटरी है? कंपल्सरी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कब एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। लिख लो, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी हो गया। अरे अरे सर, ये सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एक साथ में पढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट वील, वो हम लोग पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स।
सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों, लिख लो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट। अरे कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट। अच्छा सुनो ना, कई जगह पर तुम ना कहीं कहीं पर तुमको लगेगा अरे कहीं पर शेयर होल्डर लिखा है, कहीं पर मेंबर लिखा है, दोनों में क्या डिफरेंस बताएंगे, वी विल टेल, बताऊंगा मैं मेंबर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है समझाऊंगा मैं। अभी इसी पेज में आएगा वो चीज, इसी पेज में आएगा, शांति रखो। मेंबर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा। लिख लो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट एंटिटी। सर ये वाला पॉइंट यहां पर दे दिया, क्या दे दिया बोलो ना, कंपनी अपने नाम पर क्या रख सकता है, प्रॉपर्टी रख सकता है, बैंक अकाउंट रख सकता है, लोन रेज कर सकता है, लायबिलिटी इंटर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, बोलो भाई, सू कर सकता है और स्यू हो सकता है, बोलो समझ गए कि नहीं, अरे सू कर सकता है और सू हो सकता है। ये एक्चुअली में सेपरेट लीगल एंटिटी और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है ना वो दोनों सेम पॉइंट है रे, दोनों सेम पॉइंट है कि अलग अलग पॉइंट है, सेम। अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बुक में 2 लिखा हुआ है तो हम बोलो क्या करें, 1 रखें कि 2 में तोड़ दें, 2 में याद कर लो क्या फर्क है, अच्छा ही है ना यार, ज्यादा पॉइंट मिलेंगे तुमको, मसाला मिलेगा लिखने के लिए, दोनों एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, एसेट्स परचेज कर सकता है, लायबिलिटी बियर कर सकता है, सू कर सकता है और सू हो सकता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इट इज अ लीगल और जुडिशियल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, इसको लॉ ने बनाया कि भगवान ने बनाया, लॉ ने। द डायरेक्टर्स कैन कंट्रोल द अफेयर बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर जो वो एजेंट नहीं होते, कंपनी के डायरेक्टर एजेंट नहीं होते। सर एक पॉइंट आपने यहां पर लग रहा है छोड़ दिया है, बताऊंगा मैं, इस केस का नाम पढ़ लो मेरे साथ साथ में, मकौड़ा वर्सेस मकौरा है, क्या नाम है, मकौरा, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मकौड़ा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी, हम समझाएंगे 2 मिनट के बाद। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस आफ्टर 2-5 मिनट्स, 5 मिनट रुको, हड़बड़ाओ नहीं भी। केस का नाम क्या है पढ़ो ना, अरे मकौड़ा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अच्छा सुनो ना 1 मिनट, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और एक बाद में कॉर्पोरेट व्हील का कंसेप्ट है, ये तीनों चीज जो है ना, तीनों चीज सेम कंसेप्ट है, तीनों पॉइंट में सब कुछ लिख सकते हो, तीनों पॉइंट में कॉमन कंसेप्ट। अब समझे नहीं हम क्या बोले, अरे बोलो भाई, तीनों सिमिलर कंसेप्ट है, तीनों का पॉइंट तीनों जगह पर लिख सकते हो, आया नहीं अभी भी, कौन कौन सा 3 पॉइंट नाम बताओ ना, अरे फिर से बोलो क्या क्या नाम है, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और एक दूसरा आने वाला अगले पेज में आएगा, कौन सा नाम क्या है, कॉर्पोरेट व्हील, क्या है कॉर्पोरेट व्हील, वो आएगा, आएगा, पर्दा है पर्दा, आएगा। सर ये आपने केस नहीं समझाया मकौड़ा वाला, रुको बताएंगे, लकड़ी में मकौड़ा लगेगा अभी, अरे रुको ना बताएंगे अभी, रुको अभी नहीं, साथ में। परपीचुअल सक्सेशन, अरे कंपनी के सारे शेयर होल्डर मर भी जाए मिट भी जाए तो भी जिंदा रहती है उनकी कंपनी, लिख लो, मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप। एम आई वेरी क्लियर इन दिस, हाँ या ना। अब आया धमाकेदार पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी, रुको अभी इस धमाके को हम लोग बाद में, अभी इस पटाखे को चलाएंगे, इस पटाखे को चलाने के बाद सब फैलावड़ा फैल जाएगा, फिर बाकी चक्री बकरी नहीं चला पाएंगे। अरे बॉम्ब है बॉम्ब, ये बॉम्ब लास्ट में फोड़ेंगे, पुलिस आ गया तो पहले चक्री चलाओ फुलझड़ी चलाओ, पहले छोटा छोटा चक्री फुलझड़ी चलाओ। कॉमन सील, फटाफट बताओ क्या है कॉमन सील का मतलब, क्या है समझ पा रहे हो, सिग्नेचर है ये, क्या है ये, सिग्नेचर, लिख लो मन में, लिख लो, मतलब मन में सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना, जस्ट लाइक सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, ऑटोग्राफ ऑफ द कंपनी, अरे एग्जाम में नहीं लिखना सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, लिखकर काटो उसको,
एग्जाम में नहीं लिखना है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। क्या सिग्नेचर ऑफ द कंपनी? कंपनी कोई आदमी थोड़ी ना रे, कंपनी नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल। सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी which is affixed by officer and employees on its every document। बहुत ही बढ़िया बात है, हर कागज पर उसका ठप्पा लगेगा। अब बोलता क्या है, पढ़ो ना। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज एक्ट नहीं, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड द कॉमन सील ऑप्शनल है कि कंपल्सरी है भाई? ऑप्शनल। If the company does not have a common seal, the authorization shall be made by two director or by a director and the CS। लिख लो। मतलब फर्स्ट कौन साइन करेगा बताओ ना? कॉमन सील लगाओगे, और कॉमन सील नहीं है तब। अगर कॉमन सील है तो बात खत्म। If no common seal, then if there is a CS, अरे CS बोले तो कॉमन सील नहीं, कंपनी सेक्रेटरी। कौन? कंपनी सेक्रेटरी के पास पावर होता है सिग्नेचर करने का। इफ देयर इज अ सीएस, कौन साइन करेगा बताओ ना? सीएस प्लस वन डायरेक्टर। लिख लो, लिख लो। अगर सीएस है तो एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर। एक सीएस ऐसे ही बोल रहे हैं यार। अगर सीएस है, हिंदी में लिखो ना, अगर सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी है। अरे सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी। अगर सीएस है तो एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर साइन करेगा। लिखो ना, अगर सीएस है तो एक डायरेक्टर प्लस एक सीएस साइन करेगा। इफ नो सीएस, देन टू डायरेक्टर विल साइन। सुनो आराम से। एक्चुअली में ये वर्ड जो है लिमिटेड लायबिलिटी इज अ रॉन्ग वर्ड। द वर्ड शुड बी लायबिलिटी। द वर्ड शुड बी लायबिलिटी। तीन तरह की कंपनी होती है लायबिलिटी के अनुसार। तीन तरह की कंपनी होती है। लिखना मत, लिखना मत, क्योंकि अभी खाली बेसिक्स पढ़ रहे हैं, डिटेल बाद में आएगा। तीन तरह की कंपनी होती है लायबिलिटी के अनुसार। थ्री टाइप ऑफ कंपनी। मेरे साथ साथ में पहले नाम बोलोगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। एक बार मेरे साथ साथ में फिर से बोलो ना। अरे यहां पर नाम है, पढ़ के बताओ ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। एक बार फिर से तीनों का नाम पढ़ो, फिर से नाम पढ़ो ना। अरे आवाज नहीं आ रहा, फिर से पढ़ो ना तीनों का नाम। अरे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। बिना देखे एक बार नाम बताओ तीन टाइप का कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। समझ गए? बिना देखे नाम बोल पाओगे? फिर से बोलो क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। तीन तरह की कंपनी होती है। मान लो ये एक कंपनी है और मैं उसका हिस्सेदार हूं। मैं कौन हूं बताओ ना? हिस्सेदार। मेरे को बोलते हैं मेंबर। मालिक को क्या बोलते हैं? मेंबर। शेयर होल्डर कभी बोलते हैं, शेयर होल्डर कभी नहीं भी बोलते हैं। क्यों? बताऊंगा 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 बताऊंगा। मेरे को क्या बोलते हैं साधारण तौर पर? तुम लोग क्या सोचते थे अभी तक? शेयर होल्डर। पर अब से क्या बोलोगे तुम? मेंबर्स। ये मेंबर में ही कुछ लोग शेयर होल्डर होते हैं, कुछ लोग शेयर होल्डर नहीं भी होते हैं। शांति से। मैं मालिक हूं और ये कंपनी है। मैं मालिक हूं और ये कंपनी है। अरे मैं इसका हिस्सेदार हूं और ये मेरा क्या है? कंपनी। तो तीन तरह की कंपनी हो सकती है। नाम बताओ, फिर से नाम बताओ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। याद हुआ नाम? नहीं याद हुआ? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? मैं अगर इसका मालिक हूं, मैंने इसमें पैसे लगाए, मैंने इसको प्रॉमिस किया भैया मैं तुमको 10 रुपए दूंगा। सिर्फ कितना दूंगा? 10। अगर मैंने 7 रुपए इसको दे दिया, कितना दे दिया? 7। अगर ये कंपनी बंद हो गई तो मेरा घर बार बेचकर मैक्सिमम हम कितना पेमेंट करेंगे बताओ? 3। मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड। मतलब यहां पर शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है।
यहां पर शेयर होल्डर का लायबिलिटी, अरे आवाज नहीं हो रहा है, यहां पर शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। आराम से, कहां जा रहा है इधर उधर, समझ गए? ठीक है। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर से बोलो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मान लो इस कंपनी के नाम पर हम बैंक से लोन लेने गए, मैंने इसमें 10 रुपए लगाया, मैंने इसमें कितना रुपए लगाया है? 10। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने इसमें 10 रुपए लगाया। अगर एक कंपनी बंद हो गया तो मेरा घर बार बेचकर कुछ भी मिलने वाला नहीं। मान लो मैंने 7 रुपए दिया है, तो अगर कंपनी बंद हो गया तो मैक्सिमम मेरे को कितना देना पड़ेगा? 3 रुपए। अब मान लो मैं इस कंपनी के नाम पर बैंक से लोन लेने गया, बैंक वाला बोलेगा भैया हमको विश्वास नहीं, तेरे बिजनेस मॉडल पर विश्वास नहीं है, हम तुमको लोन नहीं देंगे, हम तुमको लोन नहीं देंगे। हम व्यापार कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, हम गारंटी देते हैं, हम इस कंपनी में गारंटी देते हैं, अगर कंपनी बंद हो गया तो हम 10 करोड़ रुपया तक देंगे। कितना तक देंगे? एग्जांपल दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपया, अमाउंट मत याद रखना, एक्स रुपीस देंगे। 10 करोड़ रुपया तक गारंटी दे रहे हैं हम। कितना तक? 10 करोड़ रुपया। अमाउंट याद रखोगे कि नहीं? नहीं याद करोगे? मेरा पर्सनल गारंटी है, शेयर होल्डर का पर्सनल गारंटी है, शेयर होल्डर का पर्सनल गारंटी है। रे हम शेयर का भी 3 रुपया देंगे प्लस गारंटी का भी 10 करोड़ रुपया देंगे। बोलो तो क्या बोलते हो? बैंक को जब मेरी तरफ से, मेरे पास खूब पैसा है, बैंक को जब मेरा पर्सनल गारंटी मिल गया तो बैंक मेरे साथ बिजनेस करने को तैयार होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? बोलो यार, समझ में नहीं आया? हाँ या ना तो बोलेगा, फिर से बोलेगा। दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू गारंटीड अमाउंट। इस कंपनी का नाम पढ़ के बताओ ना। कंपनी जहां पर शेयर होल्डर का लायबिलिटी इज लिमिटेड टू गारंटीड अमाउंट। एक कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर का लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट। गारंटी जितना मैंने दिया उतना तक दूंगा, गारंटी जितना दिया उतना तक दूंगा। समझ में नहीं आया? इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर से बोले क्या? अरे बोलना। तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। तुम लोग बताओ, अपना दिमाग खोपड़ी लगाकर बताओ, अनलिमिटेड कंपनी का पक्का मतलब क्या होगा? यहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, अनलिमिटेड। 1000 करोड़ नहीं, इनफाइनाइट। पूरा घर बार बिकेगा। अगर कंपनी बंद हो गया तो शेयर होल्डर का पूरा घर बार बिकेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। फिर से बोलो क्या? कैन आई से दैट in some cases कंपनी में, in some cases, not all cases, in some cases शेयर होल्डर का लायबिलिटी में भी अनलिमिटेड, शेयर होल्डर का लायबिलिटी में भी लिमिटेड की अनलिमिटेड? मेरे को सुना नहीं दिया, बोलो शेयर होल्डर का लायबिलिटी में भी क्या? लिमिटेड की अनलिमिटेड? अनलिमिटेड हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? फिर से रिपीट करें क्या? कितने तरह का कंपनी है? नाम बताओ फटाफट, बिना देखे नाम बताओ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। फिर से नाम बताओ। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होगा? शेयर्स अमाउंट तक। कौन से अमाउंट तक? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितना मैंने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेंगे। यहां पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। 100 में से 99% कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, 99% होती है, 100 नहीं बोला, बाकी 1% में बाकी 2 कंपनी आ जाएगा। आया? शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होता है? पहला टाइप का कंपनी में क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है? शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होता है? अरे आवाज नहीं आ रहा। लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? हाँ, लिमिटेड। कौन से अमाउंट तक लिमिटेड होता है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जितना शेयर खरीदने का प्रॉमिस किया है उतने उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय, अरे आवाज नहीं आ रहा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है? फटाफट बताओ ना।
गारंटीड अमाउंट तक। कौन से अमाउंट तक? गारंटी। और तीसरा क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी। कौन सा कंपनी? अनलिमिटेड। कौन सा कंपनी? अनलिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर का लायबिलिटी क्या होगा? लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा? अनलिमिटेड। बिना देखे बोलो तीनों, याद हुआ क्या? अच्छा, यहां पर तुम लोग याद करोगे लिमिटेड लायबिलिटी रखोगे कि लायबिलिटी याद रखोगे? लायबिलिटी। 100 में से 99% कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। एम आई वेरी क्लियर? फिर से बोले क्या? एक और स्पेशल पॉइंट मैं बोलता हूं, इस कान से सुनो, दूसरा कान से निकाल दो। अभी के लिए, बात के लिए याद रखना पड़ेगा। टेंशन नहीं। टफ लग रहेगा ये तीन चीज। मैंने बोला था पटाखा फोड़ेंगे, पर ये धमाका ज्यादा हुआ क्या? ये टफ लग रहेगा? बोला ना आलू बम है, वो पिच 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 पिचकारी मारेगा। अरे वो चिटपी होता है ना, चिट 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 चिट, अरे चटपटी नहीं होता है क्या रे? डिस्का डिस्का डिस्का, बचपन में नहीं खेलते थे? अरे बोलो, नहीं खेलते थे? हाथ से लेकर बैठ, चिट, दांत से बैठे, चिट। अरे करना मत, बचपन में कर दी अलग बात है, अब थोड़ी ना। हो गया, वो गलती था उस समय, खेल खेल में दांत से बजाते थे। सर फेंक दिया आप सिर्फ, हाँ हम लोग मान लिए, ऐसा कुछ नहीं किए। सुनो, दांत से इतना पता नहीं था क्या रे, बारूद है उसमें, हाँ समझो। अरे समझ गए ना? फिर से बोलो, कितना कंपनी है? नाम बताओ, कौन कौन सा? तीन नाम बोलो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। एक और चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी का शेयर कैपिटल होना कंपलसरी है कि वॉलंटरी है? कंपलसरी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता, लिखो मत। तो ये दो तरह का होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। विद शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर। फिर से बोलो, विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी दो तरह का, नाम बोलो कौन कौन सा? विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। तो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा इस नहीं, अरे जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होगा नहीं, उस आदमी में मालिक को क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसमें उस महापुरुष को सिर्फ क्या बोलेंगे? मेंबर। जो कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है, उसमें जो मालिक है उसको क्या नाम देंगे बताओ ना? मेंबर। शेयर होल्डर उसमें नहीं बोलेंगे। समझ में आया? और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है वहां पर जो मालिक है उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर भी बोल सकते हो और मेंबर भी बोल सकते। मेंबर और शेयर होल्डर दोनों बोल सकते हैं। मतलब सारे जो मालिक होते हैं उनको मेंबर बोलते हैं, पर जिस जिस केस में शेयर कैपिटल होगा उस केस में उस मेंबर को शेयर होल्डर बोलेंगे, बाकी केस में उसको मेंबर ही बोलेंगे, बाकी केस में उसको मेंबर ही बोलेंगे। मेंबर और शेयर होल्डर दोनों सेम होता है कि अलग अलग होता है? मेंबर में से ही 99% केसेस में शेयर होल्डर होता है। मेंबर्स का ही एक पार्ट है शेयर होल्डर। अरे बोलो भाई, अरे यहां पर जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं, उस कंपनी में जो हिस्सेदार है, ओनर है, हिस्सेदार है, वो बोलता है 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, और उसने कैपिटल नहीं लगाया, कैपिटल नहीं लगाया, तो बताओ क्या होगा? वो मेंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैं भूल गया, तीनों कंपनी का नाम मेरे सामने, अभी का भी बोलो, अभी का भी बोलो। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, विदाउट शेयर कैपिटल, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। तीसरा कंपनी का नाम बोलो, अनलिमिटेड कंपनी, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। तुम एक काम कर रहे हो ना, यहां पर लिख लो बेटो, इन दो में लिख लो, इनमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है और शेयर कैपिटल नहीं भी। ये दो में शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। नहीं आया? शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा, पहला वाला में लिखे नहीं हम सर, कॉमन सेंस के हिसाब से बताओ, पहला वाला कंपनी का नाम क्या है? उसमें हम क्या लिखवाएंगे? शेयर कैपिटल कंपल्सरी है। अरे क्या कर रहे हैं तुम लोग, क्या कर रहे हैं?
शेयर्स लिखा हुआ है ना, यहां पर शेयर कैपिटल कंपलसरी है ना पहला नंबर पे। मेरे को लग रहा है सर के ऊपर से चला गया, नहीं समझ में आया? नहीं आया लग रहा है, नहीं आया तो चलो मेरे को 3 कंपनी का नाम बोलेगा कि 5 कंपनी का नाम बोलेगा? 3 की 5? 3 बोलो पहले और उसमें तुम सेंटेंस को बढ़ा देना। बोलो पहला नाम क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें हो सकता है विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। तीसरा क्या है? अनलिमिटेड कंपनी, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। पक्का? कितने टाइप की कंपनी हो गए? 5। तो सर आपने तभी तो बताया था मेमोरेंडम 5 टाइप के, आर्टिकल्स 5 टाइप के, टेबल ए बी सी डी, टेबल एफ जी एच आई जे, ये 5 टाइप की कंपनी के सैंपल मेमोरेंडम, सैंपल आर्टिकल्स। शेड्यूल कौन सा? सुनाई को नहीं दियो? 1 को ऐसे लिखेंगे, शेड्यूल 1 को ऐसे लिखते हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 रोमन नंबर्स, बड़ा रोम। अरे समझ रहे हो ना? बोलो ना, मेरे को लग रहा नहीं आया बेबी। तुमको एक पेज नंबर दिखाया था मैंने, पेज नंबर 44 पॉइंट समथिंग था। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तुम मत जाओ, हम जाते हैं। टेबल नंबर याद हो गए? शेड्यूल 1 के टेबल नंबर याद हो गए? नहीं याद हुए? अरे याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं? बोलो फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। टेबल 1 का, शेड्यूल 1 का टेबल ए बी सी डी ई में क्या था? मेमोरेंडम किसका? मेमोरेंडम कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है? अनलिमिटेड कंपनी, विदाउट शेयर कैपिटल और विद शेयर कैपिटल। टेबल नंबर ए बी सी डी ई में क्या है? सैंपल मेमोरेंडम। फिर से बोलो, सैंपल मेमोरेंडम। सर यही मेमोरेंडम रखना कंपलसरी है क्या? ना ना ना, ये कंपलसरी नहीं है, पर सैंपल दिया हो, सैंपल समझते हो ना? बोलो। टेबल एफ जी एच आई जे में क्या है? सैंपल आर्टिकल्स। ये कौन सी टेबल, कौन सी शेड्यूल के हैं ये सब? शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। एम आई वेरी वेरी क्लियर इन दिस? बोलो भाई। मेरे ख्याल से पूरा चीज दिमाग में सेट हो गया, शायद याद हो गया क्या? अभी मत जाओ, ये जो आपने वहां पर डिटेल्स लेटर ऑन लिख कर दिया है ना, अरे लिखा है ना डिटेल्स लेटर ऑन, वो डिटेल वाला चीज मैंने पढ़ा दिया। अरे डिटेल वाला चीज मैंने पढ़ा दिया। कितनी तरह की कंपनी होती है, नाम बताओ? 3। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इनका सेक्शन नंबर है 221, 222 और 292। सर ये सेक्शन नंबर थोड़े याद रखने में दिक्कत हो रही है, तुम सेक्शन 2 याद कर पाओगे क्या? याद कर पाओगे? एक्चुअली में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। समझते हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझते हो ना? पहले ए का सारा डेफिनेशन, फिर बी का सारा डेफिनेशन, फिर सी का सारा डेफिनेशन में कंपनी का डेफिनेशन किसमें आता? सेक्शन 220। फिर 221 में क्या आया? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जी पहले आएगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एस बाद में आएगा। बोलो भाई। पर ये कंपनी से स्टार्ट हो रहा है ना। सेक्शन 220 में क्या था, एक बार नाम बताओ? सेक्शन 220 में क्या था? कंपनी का डेफिनेशन था ना जी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे पढ़ा था कि नहीं? 220 में सी का डेफिनेशन था कंपनी का। 221 में किसका डेफिनेशन है, नाम पढ़ के बताओ ना? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का पहले है, पहले गारंटी का होगा ना। अरे कॉमन सेंस। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का बाद में होगा ना। सर अनलिमिटेड कंपनी तो यू से है, बाद में आएगा, बहुत बाद में आएगा, 92 में आएगा। आया समझ में? अरे बोलो। सर इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के एग्जाम्पल तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे हैं, परंतु इसके भी एग्जाम्पल हैं। कोई भी कंपनी, भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, जो भी कोई भी कंपनी जो जहां पर मेंबर्स ने गारंटी दिया है कि हम लोग इतना रुपया पेमेंट करेंगे,
कोई भी ऐसी कंपनी, अरे बोलो समझ गए। और अनलिमिटेड कंपनी का बड़ा एग्जांपल, ओ माय गॉड, अनलिमिटेड कंपनी के बड़े एग्जांपल का नाम देखो ना, एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है उनके नाम के आगे, उनके नाम के आगे लिमिटेड नहीं है। कैसे लिखेगा लिमिटेड? अरे वो लोग अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना अलाउड है कि नहीं है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। नाम कैसे लिखेगा अपने नाम के आगे? लिख पाएगा? इसीलिए एमवे इंडिया, जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जेनपैक्ट, समझ गए? अरे बोलो भाई, यूएस की कंपनी है, उसका सब्सिडरी है यहां, जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट और एमवे इंडिया। अरे समझ पाए ना? बोलो। मेरे ख्याल से ये सारा फीचर्स तुमको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया शायद, हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया। सर आपने इसमें 3 पॉइंट के बारे में बोला था, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर से बोलो क्या क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और कॉर्पोरेट व्हील के अंदर में एक ही चीज है ना तीनों। सर आपने यहां पर एक कंसेप्ट दिया है, मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। मेंबर्स जो है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते, क्योंकि कंपनी और शेयरहोल्डर दोनों, लिख लो पॉइंट नंबर 2 में, सिंस कंपनी और शेयरहोल्डर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों अलग, सिंस कंपनी और शेयरहोल्डर दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंस कंपनी और शेयरहोल्डर दोनों अलग अलग पार्टी है, सिंस कंपनी और शेयरहोल्डर दोनों अलग अलग पार्टीज है, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया सर? अच्छा, अब एक केस का नाम दिया हुआ है, केस का नाम क्या है पढ़ो ना, अलग पॉइंट है वो, मकौड़ा वर्सेस, एक बार फिर से केस का नाम पढ़ो ना, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक बार फिर से केस का नाम पढ़ो ना, मकौड़ा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस में क्या था मैं आपको समझाता हूं, शांति से देखो। एक कंपनी थी, उसका एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था मकौड़ा। क्या नाम था उसका? मकौड़ा, मकौड़ा, समझ गया ना? मकाऊ, मकाऊ का आदमी मकौड़ा, हाँ। मकौड़ा, सुनो पहले बात सुनो। एक आदमी था मकौड़ा, वो कंपनी का ऑलमोस्ट सारा शेयर उसी के पास था, ऑलमोस्ट 100% शेयर होल्डिंग उसी के पास था, ऑलमोस्ट 100% शेयर होल्डिंग उसी के पास था। नहीं समझे? ठीक। तो वो लकड़ी का व्यापार करती थी, टिम्बर का। इसने क्या किया, कंपनी का लकड़ी इंश्योरेंस करवा दिया। कंपनी का लकड़ी क्या करवा दिया? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया कंपनी के बैंक से, कंपनी के पैसे से, और उसमें बोला बेनिफिशियरी अपना नाम डाल दिया। मतलब अगर कंपनी का सारा शेयर होल्डर मेरे पास है, कंपनी का सारा शेयर होल्डर मेरे पास है, अगर कंपनी का प्रॉपर्टी चला तो इंश्योरेंस का जो कंपेंसेशन है वो मेरे को पर्सनली मिलेगा, शेयर होल्डर को मिलेगा। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर मेरे पास है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के सारे शेयर मेरे पास है। अब मैंने उसकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा दी और बोली कि पैसा जो है वो मेरे को मिलेगा। अब उस प्रॉपर्टी में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगने हम पहुंच गए। इंश्योरेंस कंपनी बोला प्रॉपर्टी किसका है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। आप कौन है? आप कौन है? अरे हम 100% शेयर होल्डर है रे, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा दीजिए। वो कंपनी तो जल गया, बंद हो गया। इंश्योरेंस कंपनी बोला आप अलग है, कंपनी अलग है, हम आपको पर्सनल नाम पर पैसा नहीं देंगे, हम आपको पर्सनल नाम पर पैसा नहीं देंगे, हम कंपनी को पैसा देंगे। अच्छा मान लो अगर कंपनी को पैसा मिलता, कंपनी का फैक्ट्री जल गया, कंपनी का स्टॉक जल गया, कंपनी बंद हो गई, अरे कंपनी बंद हो गई, हम उसका शेयर होल्डर है, ये कंपनी में आग लगा दिया, कंपनी जल गई। पूरा बात सुनो, इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिशियरी का नाम मेरा लिखा हुआ है, इंश्योर्ड पर्सन का नाम मेरे नाम पर लिखा हुआ है।
इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा मांगने गया, पैसा दे मेरे को। इंश्योरेंस कंपनी बोला आप कौन है, हम आपको पैसा नहीं देंगे। बोलता है सारा कंपनी का शेयर मेरे पास ही है। तो कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेपरेट एंटिटी की सेम है, सेपरेट, आपको नहीं मिलेगा पैसा। अरे सारा शेयर मेरे पास ही है, तो भी हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि क्या है, होशियारी क्या की हम, सारा पैसा अगर बैंक कंपनी को मिल जाता तो कंपनी का जो लेनदार है, क्रेडिटर है, वो लोग आ जाता पैसा दो पैसा दो, कंपनी तो बंद हो गई, दिवालिया हो गई, कंपनी का सारा पैसा दे दो। और अगर सारा पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं खा के भाग जाऊंगा। आया नहीं? मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पैसा केस फाइल कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी बोला तुम लोग दोनों अलग अलग है, तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? क्लास 12 में पढ़ते हैं हम, बता देते क्या होता है, हम बता देते हैं। आई टेल यू व्हाट इज दैट, आई विल टेल यू इन 2 minutes ऑफ व्हाट इज दैट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है बता रहे। केस में डिसाइड हुआ, कोर्ट ने बोला भैया शेयर होल्डर डज नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। प्रॉपर्टी में कंपनी की प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। वो पैसा किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा कि शेयर होल्डर को मिलेगा? कंपनी को ही मिलेगा। फिर वो अलग बात है, फिर इसका क्रेडिटर वेटर को पेमेंट कर दो, फिर अगर पैसा बचा तो उनको मिलेगा, नहीं तो बात ही खत्म। सर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सुनो, what is the meaning of the word insurable interest? Insurable interest means if there is a destruction of the property, if there is a death of a person, you will incur some financial loss. You will incur some financial loss. If you don't incur any financial loss, it means you don't have any insurable interest in the person. समझ गए? अगर आपको किसी के मरने से, किसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होने से नुकसान होता है फाइनेंशियली, तब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर नुकसान नहीं होता तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। पड़ोस के देश में आग लग रही है, मुझे क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पड़ोसी के घर में आग लग गई, उससे मेरे को नुकसान थोड़ी ना होगा। अरे होगा क्या, वो आग मेरे घर तक नहीं पहुंची है। बोलो, आई डोंट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द नेबर। उसका नुकसान होगा, मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। I cannot claim compensation from the insurance company, even if I have paid the insurance premium. Even if I have paid the insurance premium, I cannot claim. Can I claim? No. You cannot claim. Am I very clear? हाँ या ना? बोलो। तो वैसे ही बोल रहा है, हम लोग दोनों अलग अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी अलग अलग है, हमारा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, भले ही मेरे पास सारे शेयर होल्डर है, सारे शेयर्स। ऐसा ही कुछ केस था सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक बार नाम बोलो फिर से, धड़ाधड़ नाम बोलो फिर से। अगले पेज में आएगा, खाली मैं केस बता देता हूं, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा। केस का नाम बोलो, सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक बार फिर से बोलो, सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। पूरा बात सुनो, इसमें हड़बड़ाओ नहीं एकदम। एक आदमी था सलमन, सलमान नहीं रे, और एक था सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक सेकंड, एक आदमी था सलमन और एक कंपनी का नाम था सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। अरे बाप रे, उल्टा लिख दिया। ठीक है, मैं मालिक हूं और ये मेरा कंपनी है। तो उस आदमी ने क्या किया, जूते का बिजनेस करता था, अपना बिजनेस कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर दिया। अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, एक आदमी एक बिजनेस ने दूसरा बिजनेस टेक ओवर किया, तो अपना बिजनेस कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर दिया। कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे कंपनी का नाम में अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, अरे बोलो। उसके बदले में कंपनी से कुछ लिया, क्या लिया? कंपनी का शेयर्स लिया, कंपनी से डिबेंचर लिया, कंपनी से कैश लिया। फिर से बोलो, क्या लिया? शेयर लिया, डिबेंचर लिया, कैश लिया। वो खुद, उसकी 4 बीवियां और 1 बच्चा। उल्टा बोल दिए सर, 1 बीवियां 4 बच्चे, अरे सॉरी, 1 बीवी 4 बेटे और 1 बेटी। मैंने एक उल्टा बोला था क्या? 4 बीवियां 1 बच्चा, वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। वो आदमी
अरे जानबूझकर बोले थे, मेरे को नहीं बताएगा। सलमान जो है, सलमान की कितनी बीवियां थी? एक, और 5 बच्चे। बोलो समझ गए? 4 बेटे और 1 बेटी, सबको एक एक शेयर दिया और सारा शेयर अपने नाम पे। कंपनी का शेयर भी ले लिया, कंपनी का डिबेंचर भी ले लिया, कंपनी से कैश भी ले लिया, कंपनी से कैश भी ले लिया। ठीक है, तो हम कंपनी के क्या बन गए? ये कंपनी और हम शेयर होल्डर। पूरी बात सुनो, ये कंपनी और हम शेयर होल्डर। हम क्या बन गए? कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, हम कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी बन गए। खत्म बात। ठीक है, अब बाजार में मंदी आई, डिप्रेशन, बिजनेस साइकिल में पढ़ते हैं ना, डिप्रेशन आया, ये कंपनी बंद हो गई। अरे कंपनी बंद हो गई, कंपनी का सारा एसेट बिका, सारा लायबिलिटी चुकाया। सारा लायबिलिटी चुकाने का जब बारी आया, सारा एसेट बेचे, सारा जूता चक्कर बेचे। अरे जूते का धंधा, सारा लायबिलिटी बेचे, सारा एसेट बेचे, सारा लायबिलिटी चुकाया। तो लायबिलिटी चुकाते समय हम खड़े हो गए, पहले मेरे को पैसा दो, मैं डिवेंचर होल्डर हूं। मेरे पीछे में कई सारे क्रेडिटर थे, हम उन क्रेडिटर के साथ में खड़े हो गए, पैसा लाओ। क्रेडिटर लोगों को मिर्ची लगा, बोले तो बेईमान आदमी है रे। हम क्रेडिटर के साथ में भी खड़े हो गए, क्रेडिटर के साथ में खड़े हो गए। एक्चुअली में क्या होता है, जब कंपनी बंद होती है तो पहले सारे एसेट्स बेचते हैं, सारा लायबिलिटी चुकाते हैं और आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं। पहले किसको पेमेंट करते हैं? किसको? आउटसाइडर को, क्रेडिटर को, लेंडर को पेमेंट करते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर की बारी आती है। तो हम क्या किए? 2 जगह पर खड़े हो गए, क्रेडिटर के साथ में खड़े हो गए, मेरे को पैसा दो, और फिर बाद में शेयर होल्डर बनकर खड़े हो गए, मेरा पैसा लाओ। तो क्रेडिटर लोग गुस्सा हो गए, बोले ये बेईमान आदमी है, ये धोखाधड़ी कर रहा है, ये कंपनी का क्रेडिटर नहीं है, खाली कंपनी का फॉल्स में डिवेंचर लिया है। अरे मेरे पास डिवेंचर थे, मेरे पास क्या थे? क्या थे मेरे पास? डिवेंचर। अरे मेरे पास क्या थे? बोलो ना, डिवेंचर। तो मैं कंपनी के लिस्ट लाइन में खड़ा हो गया, मेरे पास डिवेंचर है। तुम लोग भी लोन लिया कंपनी को, हम भी लोन दिए रे कंपनी को, मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया था। तो चल कंपनी का एसेट भी प्रपोर्शनेट पेमेंट कर सबको, प्रपोर्शनेट। कंपनी के क्रेडिटर बोले ये बेईमान आदमी है रे, तू लास्ट में खड़ा हो सबसे। आपको समझ में आ रहा है? तू लास्ट में खड़ा हो, हम लोग को सबको लेने दे, फिर तुमको शेयर होल्डर बोलकर मिलेगा। हम बोले नहीं, हम कंपनी के क्रेडिटर है, हम कंपनी के क्रेडिटर के साथ में बैठ खड़े होकर पैसा लेंगे। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे बोलो भाई। नहीं आया? कोर्ट में मामला चला गया, मैंने अपनी कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कि हम लोग दोनों सेपरेट एंटिटी है। कोर्ट ने क्या बोला सुनो, सोचकर बताओ कोर्ट ने क्या बोला हो। कोर्ट ने बोला कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट है, हम लोग के बीच में एक पर्दा है, इमेजिनरी पर्दा। कंपनी और शेयर होल्डर दोनों सेपरेट है कि सेम है? सेपरेट। मतलब हम कंपनी के शेयर होल्डर है, वो तो अलग कहानी, हम कंपनी के क्रेडिटर भी हैं। तो मेरे को क्रेडिटर के साथ में पैसा मिलेगा कि क्रेडिटर के बाद में पैसा मिलेगा? सुनाई नहीं दिया? साथ में पैसा मिलेगा कि बाद में पैसा मिलेगा? साथ में। साथ में कि बाद में? साथ। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। क्या बोलते हैं? व्हील। व्हील का मतलब होता है पर्दा, व्हील का मतलब पर्दा। कंपनी ने कोई कांड किया तो शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं, शेयर होल्डर ने कोई कांड किया तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। हम लोग के बीच में एक इमेजिनरी व्हील होता है, व्हील, पर्दा। सर इस तरह तो आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बिल्कुल। तो उसका एक्सेप्शन है, अगर कोर्ट को लगता हो, सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी में कोर्ट को लगा जेन्युइन आदमी है ये सोलोमन, कोर्ट को लगा ये जेन्युइन आदमी है, कोई धोखाधड़ी नहीं किया है। जस्ट बिकॉज हम कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, हम कंपनी के क्रेडिटर भी हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने जानबूझकर कंपनी को बंद करवाया, जानबूझकर धोखाधड़ी किया ना। मैं अपना ईमानदारी से बिजनेस कर रहा था, वो अलग बात है, चला नहीं धंधा, कोई बात। हमको क्रेडिटर के साथ में मिलेगा कि क्रेडिटर के बाद में मिलेगा? साथ में मिलेगा कि बाद में मिलेगा? साथ में मिलेगा। तो मेरे को और कंपनी को सेपरेट एंटिटी माना जाएगा। हम क्रेडिटर के साथ में खड़े होकर बोलेंगे डिबेंचर का पैसा लाओ मेरे। आया नहीं अबे? अरे बोलो। परंतु कुछ केसेस में ये पर्दे को फाड़ा जाता है, लिफ्ट किया जाता है, क्रैक, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। फिर से बोलो, क्या बोलते हैं उसको? लिफ्टिंग। पर्दा उठाते हैं, अरे घूंघट नहीं उठा रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं। और पर्दे के पीछे क्या चल रहा है सच्चाई में देखते हैं। तुम लोग गलत मत सोचो, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
पर्दे के पीछे क्या चल रहा है देखते हैं कि सच्चाई क्या है, कौन मालिक है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बेईमानी से मालिक बनकर रहा है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तो कंपनी नहीं बनाना। खैर वो बात का मुद्दा है। पहले ये बताओ, सलमन एंड सलमन कंपनी लिमिटेड समझ में आया? ये सलमन एंड सलमन कंपनी इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आता, और सच में नहीं आता, सच में नहीं आता, क्योंकि हर बच्चा इसको जबरदस्त रट्टा मार के जाता है। एग्जामिनर जानता है नहीं पूछेंगे यार, 100% नहीं पूछेंगे। हाँ, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी जरूर आता है। कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी मतलब, व्हील का मतलब क्या होता है? किसके बीच में पर्दा है? कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में इमेजिनरी पर्दा है। हम नहीं जानते ये कौन है, ये नहीं जानता हम कौन है बे। हम लोग दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम लोग दोनों सेपरेट एंटिटी है कि सेम एंटिटी है? सेपरेट। मैंने कोई कांड किया, ये जिम्मेदार नहीं, इसने कोई कांड किया, हम जिम्मेदार नहीं है। पार्टनरशिप में पर्दा नहीं होता। पार्टनरशिप में मैंने कांड किया तो पार्टनरशिप जिम्मेदार, पार्टनरशिप ने कांड किया तो पार्टनर जिम्मेदार। छोड़ो अभी पार्टनरशिप, दिमाग मत लगाओ। जो बोला वो समझ में आया? अरे जो बोला वो समझ में आया? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, क्या बोलते हो? ये सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कि नहीं? यही तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है ना। कंपनी सू कर सकता है, कंपनी सू हो सकता है, इवन मेंबर्स कैन सू द कंपनी। एएलपी में भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में वही पढ़े थे, सेपरेट लीगल एंटिटी में वही पढ़े हैं, कॉर्पोरेट विल में वही पढ़ रहे हैं। बोलो ना, तीनों पॉइंट इंटरचेंजेबल है रे, तीनों पॉइंट इंटरचेंजेबल है। अरे तीनों पॉइंट क्या है? इंटरचेंजेबल। तुम लोग ये बताओ, तुमको समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया सब, 100% समझ में आ गया? हाँ या ना तो बोलो। नहीं आ लग रहा बेबे, कोई डाउट है क्या? चलिए, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।